हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड कंप्यूटर विजन का यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा वीडियो एक शॉट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। आई विल मेक श्योर दैट एंड ज्यादा टाइम भी वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड कंप्यूटर विजन हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि तुमने देखा होगा कि हमने इससे पहले डीप लर्निंग पढ़ी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ी, हमने मशीन्स के बारे में देखा। एंड मशीन्स क्या करती है कि मशीन्स के अंदर जो भी डेटा ट्रेनिंग के बाद फिट हो रहा है मशीन के अंदर, मशीन उसको देखती है, कुछ पैटर्न्स बनाने की कोशिश करती है ना। सो दैट कि अगर कोई न्यू डेटा आ रहा है उसमें भी वो मशीन वर्क कर सके। ऐसा कुछ हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर भी पढ़ा था, या फिर कितने सुपरवाइज लर्निंग के अंदर भी पढ़ा था। दैट मशीन्स आर ट्राइंग टू बिल्ड अप पैटर्न काइंड ऑफ थिंग। हम ट्रेनिंग डेटा दे रहे हैं जिसके बेसिस पे वो कुछ कुछ पैटर्न्स बना रही है, और उसके बाद जो भी नया डेटा आ रहा है उसकी हेल्प से वो क्लासिफाई कर पा रही है उस न्यू डेटा को। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। तो अब ये जो चीजें है ना कि एक मशीन पैटर्न्स बनाती कैसे है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कैसे करती है, वो हम इन स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन? ठीक है, अब पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन इज अ वे, अ टेक्निक, या फिर हम जो भी बोलते हैं जो मशीन यूज करती है, जिसकी हेल्प से मशीन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पा रही है। दिस इज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ओके, ना एक मशीन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करती कैसे है? उसके लिए मशीन के पास एल्गोरिदम होता है, वी कैन से एल्गोरिदम होता है, दैट इज नोन एज इंडक्शन एल्गोरिदम। यानी कि मशीन्स को पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के लिए जो यूज करना पड़ता है वो होता है इंडक्शन एल्गोरिदम। अब मशीन अलग अलग तरीके से इंडक्शन एल्गोरिदम्स का यूज कर सकती है। मतलब इंडक्शन एल्गोरिदम, देयर आर सेवरल मेथड्स दैट आर यूजिंग दिस इंडक्शन एल्गोरिदम वाला कंसेप्ट। ओके, तो ऐसे समझो कि मशीन्स को पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडक्शन एल्गोरिदम यूज करना पड़ता है। अभी जो इंडक्शन एल्गोरिदम है, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके अंदर यही इंडक्शन एल्गोरिदम फॉलो हो रहा होगा, और वही मशीन्स यूज कर रही होंगी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के लिए। ठीक है, देखो होता क्या है, इंडक्शन एल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, इस एल्गोरिदम का मेन एम क्या है कि हम सिंप्लीफाई कर पाए किस तरीके से मॉडल्स लर्न करते हैं। एंड यहाँ पर हमारा मेन एम होता है कि हम अपने मॉडल्स को ट्रेन कर पाए कि मॉडल्स जो भी हम उनको ट्रेनिंग डेटा सेट दे रहे हैं उनसे कुछ चीजें लर्न कर पाए और पैटर्न्स को बना पाए। ओके, सो दिस इज योर सिंपल इंडक्शन एल्गोरिदम। तो इंडक्शन क्या हो गया? दिस इज अ प्रोसेस जहां पर हम हमारा मेन एम है कि मशीन्स खुद की हेल्प से पैटर्न्स को डिस्कवर कर पाए, देन कुछ कंक्लूजन दे पाए। ठीक है, कुछ क्लेम्स कर पाए। सो दिस इज योर इंडक्शन। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग जनरल कंक्लूजंस फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल्स। तो मशीन लर्निंग के कंसेप्ट कंटेक्स्ट में बोले तो इंडक्शन एल्गोरिदम का मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि हमारी मशीन पैटर्न्स को डिस्कवर कर सके। ठीक है, मेन पैटर्न्स का पता कर पाए। द एल्गोरिदम स्टार्ट्स विद अ सेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा एंड जनरेट्स अ मॉडल दैट कैन जनरलाइज देम एंड मेक सम प्रिडिक्शंस। तो होगा क्या, ये जो मॉडल है, ये इस मॉडल को हमने कुछ डेटा डाला स्टार्टिंग में। अब ये जो मॉडल है ये यूज करेगा इंडक्शन एल्गोरिदम का, और उसके बाद इंडक्शन एल्गोरिदम का यूज करेगा एंड उसके बाद कुछ चीजें प्रिडिक्ट करेगा। इतना हम पढ़ पा रहे हैं। मेन एम्स क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग इंडक्शन एल्गोरिदम? बिकॉज वी वांट कि मशीन हमारे डेटा से, लेबर डेटा से कुछ चीजें सीखे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई अनसीन डेटा आ जाता है उसको क्लासिफाई कर पाए, है ना, उसको जनरलाइज कर पाए। तो इसके लिए वी आर यूजिंग द मॉडल। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मॉडल। अब मैंने क्या करा, उसको एक इमेज भेजी जहां पर एक इमेज है जिसमें लड़की ने फ्रॉक पहना हुआ है और चोटी बनाई हुई है। ठीक है, तो हमने बोला ये लड़की गर्ल है, जो कि सुपरवाइज लर्निंग में भी होता है, दिस इज द गर्ल। उसके बाद क्या हुआ, एक बॉय की इमेज भेज दी। तो मशीन ने क्या करा, रिकॉग्नाइज करा कि ओके, अगर इसके छोटे बाल है या फिर इसके बियर्ड है समथिंग, या इफ ही वेयर्स समथिंग लाइक पैंट एंड शर्ट एंड सो द मशीन इज क्लासिफाइंग इट एज अ बॉय। अब क्या हुआ यहाँ पर, वो इंडक्शन एल्गोरिदम का यूज करके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही है। चोटी है, फ्रॉक है, तो इट इज सेइंग कि ओके ये लड़की है। अब एक न्यू इमेज आई जो मशीन ने ट्रेनिंग डेटा में नहीं देखी थी। मशीन ने उसमें से निकाला कि ओके इसने चोटी बांधी है, या बाल खुले करे, या लंबे बाल हैं, और फ्रॉक पहना है, या स्कर्ट पहनी है, या सूट पहना है। तो मशीन ने वो पैटर्न्स को पता करके क्लेम कर दिया कि ये भी एक लड़की है विद। सो बेसिकली मशीन
विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन एल्गोरिदम मशीन ने क्या करा, जो डेटा उसने कभी भी नहीं देखा था ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उसको भी जनरलाइज करने में हेल्प की. ओके, एंड इट इज ऑल्सो used in the, we can say induction algorithm is used also used in the context of supervised learning. We already studied that. The output of an induction algorithm is typically a hypothesis or set of rules that describe the data. So अगर बात करें इंडक्शन एल्गोरिदम की, तो इसमें कुछ खास चीजें नहीं होती. इट्स जस्ट कुछ वी कैन से कुछ कंडीशंस जिनकी हेल्प से मशीन मॉडल के अंदर प्रिडिक्ट करती है. जैसे ये मॉडल है, अब मैंने बोला ये इंडक्शन एल्गोरिदम यूज कर रही है. इसका मतलब जब मैंने इसको डेटा डाला तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रही होगी कि अगर इसके लॉन्ग हेयर्स है तो इट इज अ गर्ल, अगर शॉर्ट हेयर्स है तो इट इज अ बॉय. सो इट्स लाइक समथिंग, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं इंडक्शन एल्गोरिदम के अंदर. इट इज जस्ट सेट ऑफ रूल्स. अब सेट ऑफ रूल्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसीलिए यू हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन एल्गोरिदम्स. ओके, गॉट इट. पहला जो डिसीजन वी कैन से, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्शन एल्गोरिदम. तो इंडक्शन एल्गोरिदम में जो हमारी टाइप्स आती है, पहला आता है हमारा डिसीजन ट्री इंडक्शन. ओके, डिसीजन ट्री इंडक्शन इज लाइक, वेट एक सेकेंड. अब डिसीजन ट्री इंडक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें इंडक्शन का मतलब बताया कि एक मशीन के अंदर इंडक्शन इज लाइक क्रिएटिंग सम सेट ऑफ रूल्स जिनकी हेल्प से वी आर एबल टू क्लासिफाई द थिंग्स. ओके, देखो सबसे पहले डिसीजन ट्री इंडक्शन की बात करते हैं. तो डिसीजन ट्री इंडक्शन क्या होगा, जैसे तुम लोगों ने बाइनरी ट्रीज पढ़ा था, डिसीजन ट्री इज लाइक दैट ओनली. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये एक ट्री जैसा होता है जिसके अंदर क्या होता है, नोड्स के अंदर कुछ कंडीशंस लिखी होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई कंडीशन लिखी है, अगर ये ट्रू होगी तो हम नेक्स्ट नोट्स के अंदर जाके उन नोट्स को कंपेयर करेंगे एंड इस तरीके से एक डिसीजन को लेंगे. अब आई थिंक इट इज समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग टू यू एट द स्टार्टिंग. तो हम एक बार यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं. देखो है क्या, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया. सपोज यहाँ मैंने एक फ्रूट दिया, ठीक है, मशीन को एक फ्रूट दिया. मशीन के अंदर पहले से कुछ लेबल डेटाज है और पहले से मशीन को ट्रेन करा हुआ है, मॉडल को ट्रेन करा हुआ है. मॉडल के अंदर मैंने यहाँ पर एक फ्रूट दिया और मैंने इससे पूछा है क्या ये फ्रूट रोटन है. तो अब ये क्या करेगा, जब ये डेटा मॉडल के अंदर आया, मॉडल ने क्या करा, अपना इस तरीके का डिसीजन ट्री बना लिया. डिसीजन ट्री बनाने के बाद ये मॉडल चेक कर रहा है कि सबसे पहले डेटा यहाँ पे आया. अब ये चेक कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कलर कि क्या इसका कलर खराब हुआ है या कलर में कोई चेंज नहीं हुआ. तो यहाँ पर सपोज इसने देखा कि ओके कलर खराब हुआ है, यानी कि यहाँ नोट्स के अंदर वी हैव सम कंडीशंस. ठीक है, तो अब ये ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेस्ट या फिर स्मेल चेक करेगा कि अगर टेस्ट भी खराब है या फिर सपोज टेस्ट नहीं कर रहा, तो अगर स्मेल भी खराब है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, अगर स्मेल खराब है और कलर खराब है तो यहाँ पर ये क्लेम कर देगा ओके यस ये जो मॉडल है, ये जो एप्पल है, ये जो फ्रूट है, ये सच में रॉटन है. तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि इसी तरीके से कुछ डिसीजन ट्री वर्क करता है, जहाँ पर नोट्स के अंदर कुछ कंडीशंस होते हैं और लास्ट में ये हमारे लीव्स होते हैं जहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट लिखा होता है. अब ये जो रिजल्ट आया, यही ये मशीन रिटर्न कर देगी दैट यस द एक्चुअल फ्रूट इज एग्जैक्टली, it is actually rotten. So this is how we made a decision tree and this is how the things work. अब यहाँ पर this is one of the types of induction algorithm because यहाँ पर भी we have certain set of rules जिनके basis पे हम classifications कर रहे हैं and we are getting a output. डू यू अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पर इंडक्शन एल्गोरिदम है, इट इज लाइक अ डिसीजन ट्री फ्लो चार्ट जो कि मॉडल यूज करता है फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन. ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपने ट्रेनिंग डेटा को स्प्लिट कर देंगे बेस्ड ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट्स और फीचर्स, और उसके बाद हम ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग एक ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं. यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने मॉडल को इनिशियली ट्रेनिंग डेटा दिया था तो मॉडल ने यही अज्यूम करा कि अगर कलर खराब हो जाएगा तो वो रॉटन है, कोई कलर नहीं हो चेंज हुआ है और टेस्ट भी ठीक आ रहा है तो वो रॉटन नहीं है. तो इस तरीके से ये जो डेटा का स्ट्रक्चर, ट्री डेटा का स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा ट्रेनिंग डेटा पे बनता है. ठीक है, और लास्ट में जब हम फाइनली टेस्ट कर रहे होते हैं तो फिर मॉडल हमें एक्चुअली सही रिजल्ट देता है अगर ट्रेनिंग डेटा सही होता है तो. ठीक है, सो इनिशियली द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ ट्री स्ट्रक्चर इटसेल्फ डज इन द ट्रेनिंग डेटा. उसके बाद हर नोड पर एक टेस्ट लिखा होगा. ठीक है, हर ब्रांच क्या कर रही होगी, हमें लास्ट में एक आउटकम, ब्रांच हमें हमारे आउटकम की तरफ लेके जा रही होगी. एंड लास्ट में वी हैव द लीव्स. ठीक है, लास्ट में दिस इज अवर लीव्स जहां पर हमें हमारा फाइनल रिजल्ट और आउटकम मिल रहा होगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, नाउ
नाउ डिसीजन ट्री के अंदर भी वी हैव सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स दैट आर यूज्ड. नाउ दिस आर नॉट वेरी separately written or mentioned in your syllabus because this is some kind of part of your machine learning, so we will study that algorithms in detail later. But I think यहाँ पर बस इतना देख लो कि इसके एल्गोरिदम्स है ID3, C4.5 एंड कार्ट. ओके, यहाँ पर डिसीजन ट्री एंड ये सारी चीजें बहुत डिटेल में तुम्हें मशीन लर्निंग में पढ़ने को मिलेंगी. एंड ये ध्यान रखना, जो सिलेबस हम अभी पढ़ रहे हैं वैसा सेम बहुत सारी चीजें तुम्हें मशीन लर्निंग में दोबारा पढ़ने को मिलेंगी. तो इट विल बी हेल्पफुल अगर तुम अभी भी ध्यान से सुनो तो. ठीक है, सो दिस इज सिंपल डिसीजन जहाँ पर मॉडल्स क्या करते हैं बेस्ड ऑन ट्री. दिस इज सिंपल इंडक्शन जहाँ पर मॉडल एक ट्री स्ट्रक्चर के हेल्प से क्लासिफाई करते हैं. देन सेकंड इंडक्शन इज अवर रूल बेस्ड इंडक्शन. अब यहाँ पर क्या है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ स्ट्रक्चर इट इज जस्ट आस्किंग सम क्वेश्चंस. ठीक है, रूल बेस्ड कंडीशंस में क्या है कि इस तरीके से कंडीशन है. ठीक है, कि इफ color spoil if color spoil then rotten then rotten if color not spoil, oh sorry, color not change and taste good, not rotten, not rotten, then नॉट रॉटन. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मशीन्स को डिसीजन ट्रीज नहीं बना रही बट बेस्ड ऑन इफ एंड देन कंडीशंस द मशीन्स आर क्लेमिंग एंड फाइंडिंग द पैटर्न्स. अगर ऐसा है देन ऐसा हुआ तो ये चीज हुई. तो मशीन इज नॉट क्रिएटिंग अ डिसीजन ट्री बट इट इज फाइंडिंग द पैटर्न्स कि अगर कलर खराब हुआ तो हम बोल सकते हैं रॉटन है, ये वाली चीज. ठीक है, एंड इसी को हम बोलते हैं हमारा रूल बेस्ड इंडक्शन. तो रूल बेस्ड इंडक्शन इज नथिंग बट यहाँ पर हमारे पास इफ और देन सेट्स होते हैं. ठीक है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स लर्निंग अ सेट ऑफ इफ देन रूल्स फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा. ठीक है, अब यहाँ पर सपोज इफ में टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस है एंड ह्यूमिडिटी लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस है देन लेबल कर दो उस डेटा को सनी. तो इस तरीके से रूल बेस्ड इंडक्शन यूज होता है और इसमें एल्गोरिदम्स यूज होते हैं जैसे रिपो और CN2. अब एल्गोरिदम्स इतने डिटेल नहीं है क्योंकि इट इज नॉट सेपरेटली मेंशन इन योर सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग इट. अगर सेपरेटली होता तो वी विल आल्सो स्टडी दैट लेटर. We will also study that later but it is not in your syllabus and it is not mentioned, so right now I am just skipping it. अगर ऐसा कुछ होता है तुम्हें पढ़ना है तो बस मेरे को भेज देना कमेंट्स में, मैं वीडियो उसकी भी बना दूंगी. ओके, थर्ड इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. अब मेन जो चीज होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तुमने अभी पढ़ा होगा RLDL के एग्जाम में भी. तुम्हारा था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड आई एम सॉरी मैं नहीं बना पाई थी उस वक्त वीडियोस बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीजें थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी. बट इस वक्त आई विल मेक श्योर तो मैंने एग्जाम से पहले सब कुछ अपडेट कर दूं, सारे वीडियोस डाल दूं. देखो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, मशीन क्या करती है कि अब मशीन को अगर मशीन को अगर कुछ प्रोडक्शंस करनी है तो मशीन आर्टिफिशियली अपना मशीन का एक ब्रेन जैसा होगा. ब्रेन के अंदर मशीन के न्यूरॉन्स होंगे. न्यूरॉन्स क्या कर रहे होंगे, अपने जो भी उनको चांसेस लगते हैं उन अकॉर्डिंग कुछ कुछ वेट्स दे रहे होंगे कि इतना चांस इनको लगता है ठीक है, इतना चांस इनको लगता है गलत है. तो ऐसे ऐसे करके लास्ट में अपने ये जो ह्यूमन ब्रेन का जो वो कॉपी करने की कोशिश हुई है न्यूरल नेटवर्क्स में मशीन के अंदर, वी आर trying to mimic human brain. So this is something that is done, that is happening. So we can say instead of using any rule based induction or decision tree, हम machine हम इंडक्शन कर सकते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो तुम पढ़ के आए होगे अपने इससे पहले वाले सब्जेक्ट में RLDL में. ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का भी यूज करते हैं एंड इट इज ऑल्सो योर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ योर इंडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं वो बनते हैं बिकॉज वी वांट टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन और इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होते हैं जिनके अंदर इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं. अब जो भी लेयर्स होती है वो वर्क करती है बिकॉज ऑफ सम वेट्स. तो हो क्या रहा है कि ट्रेनिंग डेटा के अंदर हर न्यूरॉन अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ वेट्स रखता है खुद के ऊपर एंड चीजों को पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है. ठीक है, एंड उसके बाद कुछ प्रिडिक्ट करता है और फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि मॉडल ने कितना सही प्रिडिक्ट करा. तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. ओके, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज होता करता है तुम्हारी इंडक्टिव लर्निंग.
दैट मीन्स जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो ट्रेनिंग के टाइम पे ही द मॉडल ट्राई टू फाइंड सम पैटर्न्स एंड देन इसकी हेल्प से मॉडल क्या करेगा कि अनसीन डेटा के लिए भी वर्क करेगा, अच्छे से चीजों को प्रिडिक्ट करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से न्यूरल नेटवर्क के टाइम पे इट इज फॉलोइंग अ लर्निंग पैटर्न विच इज नोन एज इंडक्टिव लर्निंग, यानी ट्रेनिंग के टाइम पे पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, और नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे होता है कि कुछ पैटर्न्स आपस में रिलेटेड नहीं है, कुछ ट्रेनिंग डेटा में रिलेटेड नहीं है, उनको भी क्लासिफाई करने में इट विल बी हेल्पफुल। नाउ यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ एल्गोरिदम्स जो कि यूज होते हैं तुम्हारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, या फिर टाइप्स ऑफ तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क, जैसे कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क हुआ या मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन हुआ, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है अब तक। Okay. Now we have support vector machine, and this is also one of your types of, we can say, induction algorithm. ठीक है, अब अगला अप्रोच हमारे पास होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन का। अब देखो सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या होता है कि इनिशियली वी कैन से तुम्हारे पास बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा आया था, ये तुम्हारे पास बहुत सारा मशीन के पास बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा था। एक काम करती हूँ, आई जस्ट क्रिएट सम सर्कल्स। ओके, दिस इज योर ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा, अब इस ट्रेनिंग डेटा को तुम सेपरेट करते हो, यानी कि ये ट्रेनिंग डेटा भी मिक्स मिक्स है, इसको सेपरेट करोगे बाय क्रिएटिंग अ हाइपर प्लेन, इस तरीके से। ठीक है, लेट मी क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से सपोज इस डेटा को तुमने सेपरेट कर दिया कि ये वाला जो इस तरफ का डेटा है वो सारा जो भी मुझे मिला था ये सब मिलाकर मुझे बताता है कि यहाँ पर ये एक कैट हो सकती है, और उधर का डेटा मुझे मिला के बोल देता है ये डॉग्स हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाइन सेपरेट सेपरेट करी है ये होता है हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन, अब हाइपर प्लेन का काम क्या होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस में इन दो पॉइंट्स को सेपरेट करें। बस इतना अभी के लिए ध्यान रखो, एसवीएम को हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट 1, सो वी विल स्टडी दैट लेटर। अभी मैं तुम्हें बस एक ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ दैट हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ इंडक्शन एल्गोरिथम बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सपोर्ट फैक्टर मशीन एसवीएम एक यूज होता है, एक सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है। यहाँ पर इसकी मदद से हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर एल्गोरिदम क्या करता है, एक हाइपर प्लेन फाइंड करने की कोशिश करता है जिसकी हेल्प से ये डेटा पॉइंट्स को दो डिफरेंट क्लासेस में या मल्टीपल डिफरेंट क्लासेस में सेपरेट कर पाए। ठीक है, अगर कभी कभी डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं होगा तो हम कर्नल ट्रिक्स की यूज करके डेटा को हायर डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इफ the data is mixed with each other in that way that we cannot separate it with the help of a single line like this, कि अब यहाँ पर डेटा कुछ इस तरीके से आपस में मिक्स है कि इस डेटा को हम एक सिंगल लाइन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज हाइपर प्लेन्स, वी कैन से 2D हाइपर प्लेन, समथिंग सपोज आई क्रिएटेड लाइक दिस। तो अब क्या हुआ, इधर मैंने डेटा को सेपरेट कर दिया और इधर दूसरे वाले डेटा को क्लासेस में सेपरेट कर दिया। तो आई होप तुम्हें सपोर्ट वेक्टर मशीन अब समझ आया क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन दो डिफरेंट क्लासेस को सेपरेट करने के लिए यूज करता है, और अगर कभी ऐसा हो कि डेटा लीनियर नहीं है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कर्नल ट्रिक्स का यूज करके डेटा को हायर डायमेंशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे इट वर्क्स ऑन द मार्जिन मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट बिकॉज दे वांट टू सेपरेट डिफरेंट क्लासेस। ये ट्राई करते हैं कि हम ऐसे क्लासिफाई करें कि जो मार्जिन है वो मैक्सिमम हो। एंड यहाँ पर देखो यूजुअली जितने भी हमने एल्गोरिथम्स पढ़े यहाँ पर इंडक्टिव लर्निंग ही हो रही है। दैट मीन्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग डेटा दे आर ट्राइंग टू फाइंड द ऑप्टिमल सेपरेटिंग हाइपरप्लेन। सो दिस इज द थिंग। देन वी हैव फिफ्थ वन विच इज के नियरेस्ट नेबर। अब के नियरेस्ट नेबर में क्या होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पर एक वी कैन से ट्रेनिंग के टाइम पे क्या हुआ कि हमारे पास कुछ डेटा आया ट्रेनिंग के टाइम पे। सपोज कुछ ऐसा था कि हमने एक मॉडल बनाया हुआ था और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उसने कुछ कुछ फैक्टर्स ले रखे थे। सपोज दीज आर 5 पॉइंट्स ऑफ क्लास, दिस इज द क्लास 1 एंड दिस इज द क्लास 2। ठीक है, इस तरीके से दो क्लासेस में डिवाइड हो गया था। अब हुआ क्या, मेरे पास एक न्यू मॉडल आया, न्यू मॉडल नहीं सॉरी, एक डेटा पॉइंट आया। मैंने इस मशीन को पूछा ये डेटा पॉइंट क्लास 1 का होगा कि क्लास 2 का। इसने बोला एक काम करता है, क्लास 1 से इसके फीचर्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो इसने देखा कि क्लास 1 से जब फीचर्स को कंपेयर करने की कोशिश करे इनमें
3 फीचर्स ऐसे हैं जो सिमिलर है, मतलब 3 कंडीशंस मैच हो रही है इसकी, पर 5-4 कंडीशंस नहीं मैच हो रही। यहाँ पर 5 कंडीशंस मैच हो रही है, 1 कंडीशन मैच नहीं हो रही। तो अब हो क्या रहा है कि ये डेटा ना कंप्लीटली क्लास 1 में जा पा रहा है, ना कंप्लीटली क्लास 2 में जा पा रहा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर ट्राइंग टू डिवाइड इट, वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई इट इन दैट क्लास जहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो। तो ज्यादा फीचर्स किससे मैच हो रहे हैं इसके, इससे। तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को बोल देंगे, इस डेटा को, कि ये क्लास 2 का है। अभी ये एक रफ एग्जांपल था ताकि तुम्हें के नियरेस्ट नेबर समझ आए। के नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है इस तरीके से। यहाँ पे क्लास 1 के हैं, सपोज ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, ये क्लास 2 के हैं। अब हुआ क्या, तुम्हारे पास एक न्यू डेटा आया इधर, न्यू डेटा आया इधर, ऐसे न्यू डेटा आया। अब यहाँ पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस वाले डेटा को मैं क्लास 1 के अंदर भेजूं या क्लास 2 के अंदर भेजूं, मतलब इस डेटा पॉइंट को किधर से क्लासिफाई करूं। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि यहाँ पर हाइपर प्लेन के अंदर, इस नॉट हाइपर प्लेन के अंदर, इस पूरे प्लेन के अंदर यहाँ पर सबसे पास इसके कौन सी क्लास है। इसने देखा सपोज ये वाली क्लास है और ये वाला जो एलिमेंट है ये क्लास 1 का है। तो इसने बोल दिया कि मैं भी क्लास 1 का हूँ और मेरी क्लास भी 1 है। तो जब हम इस तरीके से क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इंडक्शन एल्गोरिदम्स, जहाँ पर हम ये क्लासेस को, डेटा पॉइंट्स को इंडक्शन वी कैन से स्टार्टिंग टाइम पे ही, ट्रेनिंग टाइम पे ही बना देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ के एन एन। आई होप आप इससे समझो क्या होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे हम सारे ट्रेनिंग एग्जांपल्स को स्टोर करते हैं सो दैट जब भी कोई न्यू इंस्टेंस आए हम उसको क्लासिफाई कर पाए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, कोई भी न्यू इंस्टेंस जब आएगा वो अपने से सबसे पास वाले नेबर को ढूंढने की कोशिश करेगा, एंड फिर वही खुद को सेम लेबल पे खुद को वो सेम लेबल दे देगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग नोन एज के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इंडक्शन एल्गोरिदम है वो है नेव बेस्ड क्लासिफायर। अब नेव बेस्ड क्लासिफायर क्या करता है, बेस्ड ऑन सम एविडेंसेस वो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज हुआ क्या कि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि ऐसा सब मानो, सपोज यहाँ मैं बोल रही हूँ कि जो बारिश है ना उसके होने के 20% चांसेस है इनिशियली। अब होगा क्या, अब मेरे इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, मैंने बोला 20% इनिशियल चांसेस है रेन के, तो मेरे इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए हम कुछ एविडेंसेस जोड़ेंगे। अब एविडेंसेस के बेसिस पे कि अगर काले बादल आए हैं दैट मीन्स अभी मेरा चांस और श्योर हो गया कि बारिश आ सकती है, दैट मीन्स 40% चांस हो गया। ठीक है, सपोज मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो बेस्ड ऑन दिस एविडेंस की ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, अब मेरा चांस 80% हो गया। तो दिस इज हाउ नेव बेस्ड क्लासिफायर वर्क्स। इनिशियली हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी होगी, देन वी विल ट्राई टू फाइंड सम एविडेंसेस, और उन एविडेंसेस के बेसिस पे किसी भी इवेंट के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम काउंट करते हैं, एंड बेस्ड ऑन जो फाइनल प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है उसके बेसिस पे हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो नेव बेस एक प्रोबेबिलिटी क्लासिफायर है, प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर है बेस्ड ऑन बेस थ्योरम, जहां पर वो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालता है। ठीक है, एक हाइपोथेसिस होती है हमारे पास, इनिशियली एक रफ हाइपोथेसिस होती है, अजम्पशन होता है, और बेस्ड ऑन द एविडेंसेस वो फिर उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालता है। यहाँ पर जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो एक चीज जो हमने बेस क्लासिफायर में पढ़ेंगे, वो एक अजम्पशन होता है कि कोई भी फीचर्स आपस में कंडीशनली डिपेंडेंट नहीं होंगे। सारे फीचर्स जो भी है वो आपस में कंडीशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक फीचर का दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। ये सारी चीजें हम आगे चल के इन डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस तुम इतना देखो दैट दीज आर सम ऑफ योर मेथड्स ऑफ इंडक्शन एल्गो, एंड देन वी हैव एंसेंबल मेथड, जहां पर इट्स लाइक हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को कंबाइन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की प्रिडिक्शंस को कंबाइन करके एक फाइनल प्रिडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ensemble method involves combining multiple models to create a more robust and accurate overall model. अब ये जितने भी मॉडल्स हमारे पास है ये सब इंडक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दीज आर द टाइप्स ऑफ इंडक्शन एल्गोरिदम। सो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन एल्गोरिदम वी हैव। डिसीजन ट्री इंडक्शन हो गया, रूल बेस्ड इंडक्शन हो गया, देन न्यूरल नेटवर्क्स हो गए, सपोर्ट वेक्टर मशीन, के नियरेस्ट नेबर, नेव बेस्ड क्लासिफायर एंड एंसेंबल मेथड। अब इंडक्शन एल्गोरिदम में होता क्या है, इंडक्शन एल्गोरिदम का मतलब क्या होगा, इनिशियली हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले सपोज मुझे
मेरा ये मॉडल है, अब मुझे इंडक्शन एल्गोरिदम इस पे अप्लाई करना है। यानी कि सबसे पहले हम डेटा देना चाहेंगे, जिस बेसिस पे ये एक डेटा आया, सपोज़ ये क्वेश्चन आया जो मुझे अपने मॉडल से पूछना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें ये डिसाइड करना है कि डेटा कैसा देंगे, तो उसके लिए डेटा को क्लीन करना, प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हमारे पास क्या होगा कि हम देखेंगे कि जिस भी मॉडल को हमें डेटा देना है, देखो ये ऐसे समझो कि इंडक्शन एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे मॉडल को हम स्टार्टिंग में ट्रेन करें, जिस बेसिस पे वो क्लासेस को या सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन कर पाए। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा देना पड़ता है, हमें एक क्लीन डेटा देना होगा जो कंप्लीट हो, उसमें कोई एरर ना हो, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कतें नहीं हो। तो सबसे पहला स्टेप इंडक्शन एल्गोरिथम में डेटा को प्री प्रोसेस करने का आएगा। उसके बाद जब डेटा प्री प्रोसेस हुआ, हमने अपने मॉडल के अंदर डेटा डाला, तो मॉडल खुद से कुछ फीचर्स को सिलेक्ट करेगा। जैसे अगर मैंने बोला था फ्रूट की स्मेल बैड है, तो वो रॉटन है, तो इस तरीके से फीचर सिलेक्ट करेगा। तो बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा इट विल सिलेक्ट सम सॉर्ट ऑफ फीचर्स, ठीक है। उसके बाद इसको हम मॉडल को और सारे फीचर्स के लिए ट्रेन कर देंगे। जब ट्रेन हो जाएगा तो हम मॉडल को धीरे धीरे टेस्ट करने लगेंगे, और टेस्ट करने के बाद जो फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनको ट्यून कर देंगे। समझ आया? सो दिस इज द होल स्टेप। ट्यून कर देंगे मतलब सपोज मुझे देखना है एक फ्रूट रॉटन है कि नहीं। अब एक मैंने फीचर बना दिया उसकी स्मेल बुरी है, और एक फीचर बना दिया उसका टेस्ट बुरा है, और एक फीचर समथिंग बना दिया कि वो इतना फ्रेश नहीं दिख रहा, या फिर वो ठीक से ज्यादा पक गया है, ऐसा कुछ। तो जो फीचर्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें कोई लेना-देना नहीं होता, या फिर वो फीचर्स जो हमें अच्छे से एबल नहीं होते किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ठीक से क्लासिफाई करने के लिए, हम उन फीचर्स को काउंट नहीं करते और हटा देते हैं, जिनको हम मॉडल ट्यूनिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूँ मेरी एज कितनी है, ये तुम्हें बताना है, मैंने 2-3 फीचर्स दे दिए। पहले तो मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हो, या उसके साथ-साथ तुम सपोज मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हो, या समथिंग मेरा ईयर ऑफ बॉर्न पूछ रहे हो, और एक हो गया तो मेरा नेम पूछ रहे हो। अब नेम से तो मेरा एज रिलेट नहीं कर सकते, तो नेम पूछूं ना पूछूं उससे मैं अपनी एज तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो ऐसे में नेम जहां पर पूछा जा रहा था वो मैं काट दूंगी, कि इससे हम अपने मॉडल के हम कितने साल के ये क्लासिफाई नहीं हो पा रहा। तो जब हम ऐसे फीचर्स को काट देते हैं, ऐसे पैरामीटर्स को काट देते हैं जो कि अच्छा नहीं होता या फिर जिसकी खास जरूरत नहीं होती, उनको जब हम हटा देते हैं, दिस इज नोन एज मॉडल ट्यूनिंग। और ये सब करने के बाद हम अपने मॉडल की ओवरऑल परफॉर्मेंस को अच्छी कर पाते हैं। सो दीज आर योर ओवरऑल स्टेप्स ऑफ योर इंडक्शन एल्गोरिथम। ओके, अब इंडक्शन एल्गोरिथम हमारा पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, मेडिकल डायग्नोसिस और कंप्यूटर विजन सब में यूज होता है। ये हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। स्केलेबल, अगर बहुत ज्यादा लार्ज डेटा सेट्स है उनको हमें क्लासिफाई करना है, उनके लिए हेल्पफुल होता है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर सकता है। चैलेंजेस क्या क्या जाते हैं इंडक्शन एल्गोरिदम के अंदर? समटाइम्स क्या हो जाता है, बहुत सारा डेटा आपस में डिपेंडेंट होता है, और उसमें क्लेम करने दिक्कत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मानो ऐसा हो गया कि दो डेटाज आपस में डिपेंडेंट है, क्वालिटी क्वांटिटी वाइज। सो दिस इज समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग। और कभी कभार हमें ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि मॉडल के अंदर ट्रेनिंग के टाइम पे इतना डेटा डाल दिया कि मॉडल लास्ट में कंफ्यूज हो गया और अपनी पुअर परफॉर्मेंस देने लग गया फॉर एन अनसीन डेटा, बिकॉज ऑफ कंप्यूटेशन, बिकॉज ऑफ वी कैन से कंफ्यूजिंग। देन वी हैव कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, जहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं इंडक्शन एल्गोरिदम के अंदर भी, जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है टू प्रोसेस सम ऑपरेशंस एंड क्लासिफिकेशन। सो दिस इज सम सर्टेन प्रॉब्लम्स वी हैव नाउ। यहाँ पर इंडक्शन एल्गोरिदम के अंदर भी हमने पढ़ा, एंड नेक्स्ट टॉपिक भी है हमारा रूल इंडक्शन, जहाँ पर मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पर मॉडल प्रिडिक्शंस करता है बेस्ड ऑन द रूल्स इफ एंड देन स्टेटमेंट्स। सो द इफ देन स्टेटमेंट्स हेल्प द मॉडल टू क्लासिफाई द इंस्टेंसेस और मेक प्रिडिक्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होते हैं कि पहली चीज तो इफ देन रूल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होती है कि इफ एज ग्रेटर देन 25 है एंड इनकम इनकम ग्रेटर देन 50,000 है, तो उनकी क्लास को हाई इनकम वाली क्लास के अंदर डाल दो। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ रही है, एक इफ है और एक देन है। तो ये जो देन होता है इसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज के होने के बाद हमें क्या करना है। और ये जो इफ होता है इसको हम एंटीसीडेंट पार्ट कहते हैं। समझ आ गया? देन वी हैव वी कैन से
two types of methods in your rule induction. One is your direct rule induction and second is your indirect rule induction. अब ये टू टाइप्स के मेथड्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक चीज हो गई कि मैंने तुम्हें डायरेक्ट बोल दिया अगर ये चीज ऐसी है तो ये करो, और दूसरा इज लाइक मैंने तुम्हें रफ नंबर दे दिया, इतना क्लियरली नहीं बताया कि ये चीज ऐसी है तो ये देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब नहीं, ओके, ये देखो कि अगर मैं तुम्हें बोल दूं अगर टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है दैट मीन्स कोल्ड है, तो अब ये तुम्हें क्लियरली पता है कि इफ -2 डिग्री सेल्सियस है यू नीड टू क्लासिफाई इनटू अ कोल्ड वेदर। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोलूं अगर बादल आए तो बारिश होगी, अब यहाँ पर ये जो इफ कंडीशन है ये बहुत ज्यादा क्लियर और एक्यूरेट हमें कुछ नहीं बता पा रही है, एक कंफ्यूजन है जिसको हम इनडायरेक्ट रूल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर एक क्लियर चीज नहीं पता चल पाती डिसीजंस के बीच में, डायरेक्ट तुम एज्यूम नहीं कर सकते कि इफ बादल आए, अब बादल तो आ ही रहे हैं ना, या फिर अगर काले बादल आए, अब काले बादल थोड़े भी आ सकते हैं बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं, तो दिस इज लाइक इनडायरेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट रूल के अंदर क्या होता है, रूल्स आर जनरली डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। हम एकदम डायरेक्ट ट्रेनिंग वी कैन से डायरेक्ट रूल्स बनाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूल्स के अंदर द रूल्स आर जनरेट इनडायरेक्टली फ्रॉम अदर मॉडल्स सच एज डिसीजन ट्री कन्वर्टिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज इनटू रूल सेट। ओके, नाउ वी हैव एडवांटेजेस फॉर रूल इंडक्शन। अब ये जो रूल इंडक्शन कर रहे हैं इससे क्या क्या एडवांटेजेस है, ये जो इफ देन रूल्स होता है ये ह्यूमंस के लिए समझने में बहुत ज्यादा इजी होता है, तो ये इंटरप्रिटेबिलिटी है इसकी, दैट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ रूल। द रूल बेस्ड इंडक्शन इज वेरी इजी फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। देन अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि हमें पता है कि ये कंडीशन हुई तभी इस बेसिस पे क्लासिफाई करा, एंड बहुत ज्यादा वी कैन से कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इतना कुछ घुमा फिरा के नहीं है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है इजी इजी से फॉलो हो रहा है, तो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली क्लासिफाई हो रहा है। अब चैलेंजेस इसमें क्या होते हैं, ओवर फिटिंग हो गई। ओवर फिटिंग इज लाइक कि डेटा को बहुत ज्यादा ट्रेन कर देना कि अब वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो चुका है और अनसीन डेटा पे भी गलत रिजल्ट दे रहा है। देन बहुत सारे रूल समटाइम्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सिमिलर पैटर्न्स डिस्क्राइब करते हैं और कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो उसको रूल रिडंडेंसी बोलते हैं, और कंटिन्यूस डेटा को हैंडल करना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन रूल इंडक्शन। ठीक है, यानी कि सपोज अगर मैं ये बोलूं कि अगर इफ किसी एग्जाम इफ temperature is greater than 100 that means the water boiled the water क्या होता है, the water boiled completely। तो this is known as your कि ठीक है अगर 100 से ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो तुमने बोला कि वाटर तुमने अच्छे से बॉईल कर दिया, लेकिन जब मैंने ऐसे बोला कि अगर टेम्परेचर नहीं, अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 20 से ज्यादा आया है लेकिन 50 से कम आए हैं तो तुम बोलो कि उसके गुड मार्क्स है, तो ये एक ऐसा हो गया, बहुत एक डिस्क्रीट वे की जगह कंटिन्यूस डेटा हो गया जिसको we can say categorize करना in your rule induction is quite difficult। okay, नाउ हमने हमारा अगला जो टॉपिक है वो डिसीजन ट्री है, जो मैंने तुम्हें अभी भी पढ़ाया था, बट अब तुम थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लो। डिसीजन ट्री इज लाइक अ ट्री जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, हम डेटा सेट्स को डिफरेंटली स्प्लिट करके स्मॉल सबसेट्स में कन्वर्ट करते रहते हैं, और जो भी हमारा फाइनल मॉडल होता है वो हमें लास्ट में एक डिसीजन देता है। ठीक है, ओके, यहाँ देखो, सपोज मेरे पास इनिशियली आया जेंडर। अब जेंडर में दो चांसेस हो सकते हैं कि वो मेल है या एक पर्सन फीमेल है। मतलब जेंडर में दो चीजें हो सकती है कि या तो कोई मेल है कोई फीमेल है। सपोज मेरे पास एक डेटा आया, मुझे बताना है कि क्या चांसेस है कि इंसान अभी भी सरवाइव कर रहा होगा या फिर मर चुका होगा। तो मैंने देखा कि ये मैंने इनिशियली एक ऐसा ट्री बनाया था। अब मैं सबसे पहले अपने मॉडल के अंदर गई, मॉडल ने बोला कि क्या ये मेल है या फिर फीमेल है। मैंने अगर बोल दिया फीमेल है तो यहाँ पर है कि सरवाइव करने के इतने चांसेस है 36%। तो मुझे इनिशियली पता चल गया कि ओके मैं रिटर्न कर दूंगी कि फीमेल्स के ज्यादा चांसेस है सर्वाइव करने के, सो आई कैन से मैं लिख दूंगी यस, मैंने मेरे मॉडल ने यस रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैंने जो डेटा भेजा वो मेल का होगा तो फिर वो एज फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेक करेगा। ठीक है, ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज करके चेक करके लास्ट में हमें एक रिजल्ट देगा। आई नो इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू गाइस। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, दिस इज माई मॉडल, मैंने तुम्हें बताया था दिस इज मॉडल। सपोज यहाँ पे मैंने एक इनपुट डेटा डाला, इनिशियली मैंने एक मैन की सपोज मैन को मॉडल के अंदर डाला है और मैं बोल रही हूँ मेरे को बताओ कितने चांसेस है ये इंसान जिएगा। अब ये जो डेटा आया इधर मॉडल के अंदर एक डिसीजन ट्री बना कुछ इस तरीके का।
ये सबसे पहले देख रहा है कि ये जो डेटा आया ये मेल है या फीमेल है, कौन सा डेटा आया। और मैंने बोल दिया कि ये मेल है, मेल है तो ये इस तरफ गया ही नहीं, फीमेल साइड, ये मेल साइड गया। इस तरफ नहीं गया मतलब इस ब्रांच को हमने प्रून कर दिया, हम ले गए ही नहीं, उसके पास गए नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि अब हमने अपने ट्री को एक छोटे ट्री में कन्वर्ट कर दिया। दिस पार्ट हम यहाँ पर नहीं गए। अब यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग चेक कर रहा है, एज के अकॉर्डिंग चेक कर रहा है कि एज 9.5 से छोटी है या 9.5 से छोटी है, बराबर समथिंग है। सॉरी, एज 9.5 से बड़ी है या 9.5 से छोटी है, ऐसा करके। अब 9.5 से बड़ी है तो इंसान मर चुका होगा, ऐसे। अब सपोज यहाँ पर ये जो मेरा पर्सन है उसकी एज कम है, तो देन अगेन वी हैव सम फैक्टर। अब मेरा ट्री छोटा बन के ये वाला ट्री बन गया जिसके अंदर मैं कंडीशंस चेक कर रही हूँ। तो डिसीजन ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रीज को कन्वर्ट करते रहते हैं सब ट्रीज के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पर बोला। इट रिकर्सिवली स्प्लिट द डेटा सेट इनटू स्मॉलर सबसेट बेस्ड ऑन इट्स एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, स्प्लिट कर रहा है डेटा को छोटे छोटे सेक्शंस में, इट इज स्प्लिटिंग इट। ठीक ठीक है। अब इनिशियली यहाँ पर हमारे पास क्या क्या होता है पूरे स्ट्रक्चर में, वंस सबसे पहले वी हैव अ रूट नोड लाइक दिस, जहाँ पर हमारा इंटायर डेटा सेट रिप्रेजेंट होगा। जैसे अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो या तो वो मेल और फीमेल होता है, तो मेल और फीमेल कॉम्बिनेशन, इट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ जेंडर्स। तो यहाँ पर हमने ऊपर अपना रूट नोड दैट मीन्स जेंडर डाला। नाउ वी हैव सम इंटरनल नोड्स। ठीक है, तो इंटरनल नोड्स आर द डिसीजन पॉइंट, जहां पर से इनिशियली पहली बार हमारा डेटा स्प्लिट होगा कि या तो मेल है या फीमेल है, लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लीफ नोड्स आते हैं। लीफ नोड्स आर द लास्ट नोड्स जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होती है। ये वाली चीज जब हम लीफ नोड पर आते हैं तब जाके हम फाइनली कुछ प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि अगर सपोज मैं यहाँ तक आ गई तो मैं क्लेम कर पाऊंगी ओके जो ऑब्जेक्ट जो वी कैन से मेरा पर्सन था वो मर चुका है, या फिर यहाँ पर आ गई तो मैं क्लेम कर सकती हूँ मेरा पर्सन एक्चुअली माई पर्सन इज एबल टू सर्वाइव। तो दिस इज लाइक लीफ नोड इज द फाइनल स्टेप और वी कैन से इज द फाइनल क्लासिफिकेशन और वेरिफिकेशन प्रेडिक्शंस। ठीक है, और ब्रांचेस क्या करती है, ब्रांचेस नोड्स को कनेक्ट करने का काम करती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट यूज इन डिसीजन ट्री। अब ये जो डिसीजन ट्री होता है यहाँ पर जब हम इसको बिल्ड कर रहे होते हैं वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स टू बिल्डिंग द ट्री। ठीक है, एंड व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द डिसीजन ट्री। तो देखो, अभी मैंने तुम्हारा जो मशीन लर्निंग है ना उसमें मैंने तुम्हें ये सारी चीजें पढ़ाई थी, डिसीजन ट्री वगैरह। और मशीन लर्निंग के अंदर इट विल आस्क वेरी much in detail about the algorithm part in your syllabus. Right now they don't mention separately about these algorithms etc. ये चाहते हैं कि तुम्हें बस ओवरव्यू पता हो। सो राइट नाउ हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, वो जो पूरा एल्गोरिदम वगैरह जानने वाली चीज होगी ID3 वगैरह, वो सारा कंसेप्ट तुम्हारा मशीन लर्निंग के अंदर आएगा। ठीक है, और आई गेस मशीन लर्निंग का एग्जाम तुम्हारा हो गया होगा तो तुम्हें समझ आ गया होगा दैट मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम एक्चुअल में डिसीजन ट्री को इनिशियली बिल्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमें डिसीजन ट्री को बिल्ड करना है, मेरे सबसे पहले क्या होगा कि ये मेरा एक इनिशियली डेटा मॉडल है। अब डेटा मॉडल की बात क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ फीचर्स में स्प्लिट करना होगा। जैसे मेरा इनिशियली जेंडर आया, अब बेस्ड ऑन कुछ फीचर्स मैं क्लेम कर रही होंगी कि एक ऑब्जेक्ट जो डेटा है वो कौन सी क्लास में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें वो बेस्ट एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना होता है। सपोज मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि एक पर्सन है, अब कितनी चांसेस है कि वो एक फोन खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, मुझे ऐसा बताना है। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने डिसीजन ट्री के अंदर कुछ क्लासेस में स्प्लिट करना होगा और उसके बेसिस पे मैं बता पाऊंगी। जैसे मैंने सपोज बोल दिया कि अगर मुझे क्लासिफाई करना है कि एक पर्सन फोन खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो देयर आर सम फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग, फॉर एग्जांपल उसकी इनकम हो गई या उसकी एज हो गई या कुछ और कंडीशंस हो गई। मानो ऐसे करके इनिशियली मैंने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स डाले जिनकी हेल्प से मैं लास्ट में कोई डिसीजंस ले पाऊंगी। तो डिसीजन ट्री के अंदर दीज आर माय इनिशियल एल्गोरिथम्स, इनिशियल नॉट एल्गोरिथम्स, एट्रीब्यूट्स। अब होगा क्या कि मैंने सपोज देखा कि एज के अकॉर्डिंग मुझे मैं कितना पता कर सकती हूँ एक इंसान की एज देखकर कि जरूरत होगी उसको फोन की या फिर उसके पास स्मार्टफोन होगा या वो स्मार्टफोन खरीदेगा, या फिर मैं इनकम देख के कितना पता कर सकती हूँ कि कोई इंसान स्मार्टफोन खरीद रहा है या नहीं। तो ये जो चीज होती है ना कि मैं एक एट्रीब्यूट को देख के
कितना क्लासिफाई कर पाओगे, दिस इज नोन एज योर इंफॉर्मेशन गेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने तुम्हें एक फ्रूट दिखाया और बोला कि चलो बताओ ये फल सड़ा है कि नहीं, तुम अपने दिमाग में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हो कि अगर इसकी खराब स्मेल होगी या खराब कलर होगा तो तुम बता पाओगे कि ये फ्रूट सड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो खराब कलर हुआ या खराब टेस्ट हुआ, दीज आर योर क्वेश्चंस, दीज आर योर एट्रीब्यूट्स जिनकी हेल्प से यू कैन फाइनली गेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड क्लेम दैट वेदर द प्रोडक्ट इज गंदा और सड़ा और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन ट्री इज ऑल्सो वर्क लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक इंसान है जो बहुत ज्यादा अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो 40s की एज का है एंड ही रन्स हिज बिजनेस। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है उसके पास फोन होगा कि नहीं? तो ये जो मैंने सारे फैक्टर्स बताए इनको जब तुम कंबाइन करो तो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आएगा और इन सारे आइडियाज को कंबाइन करके तुम ये क्लेम कर पाओगे कि इस इंसान को मोबाइल फोन की नीड है। तो ये सारे जो होते हैं कि जब हम ये चेक करते हैं कि कोई एक एट्रीब्यूट कितना रिलेटेड है और कितना हेल्प करेगा हमारा एक डिसीजन तक पहुंचने में, उसको हम बोलते हैं हमारा इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, सो इट मेजर्स हाउ वेल एन एट्रीब्यूट सेपरेट द ट्रेनिंग डेटा इनटू टारगेट क्लास। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक इंसान है जिसके नंबर आए, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं एक इंसान है जिसका जो कितना अच्छा है पढ़ने में, तुम ये बताओ। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि एक एक इंसान कितना अच्छा है पढ़ने में, तुम्हें वो बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फैक्टर जो डाला, एट्रीब्यूट डाला, वो डाला नेम। अब क्या तुम नेम के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि इंसान कितना अच्छा है पढ़ने में? नहीं ना, क्योंकि नेम से यू डोंट गेन एनी इंफॉर्मेशन, यू नॉट एबल टू क्लासिफाई डेटा बेस्ड ऑन नेम एट्रीब्यूट, सो दिस इज नॉट वेरी वेल, दिस इज नॉट गिविंग अस एनी इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए when we are making decisions we make sure कि हम जो एट्रीब्यूट्स रख रहे हैं वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, और उसके लिए हम यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन गेन। इस इन्फॉर्मेशन गेन पे मैं इतना ध्यान क्यों दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा एक पीवाईक्यू आया था जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन था कि हाउ इज इंफॉर्मेशन गेन हेल्पफुल इन योर डिसीजंस, और हाउ द इंफॉर्मेशन गेन इज हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन ट्री। सो आई होप नाउ यू गेट द बेसिक कंसेप्ट कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन गेन होता क्या है। ओके, तो अब यहाँ पर पहले स्टेप क्या होता है डिसीजन ट्री बनाने का, हमें एक एग्जैक्ट अच्छे से एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए जिनकी हेल्प से हम अपना डिसीजन ट्री बना पाए। उसके बाद हमें डेटा को बार बार स्प्लिट करना होता है, जो कि हमने ऊपर भी देखा दैट हाउ वी मेक द ट्री छोटा छोटा एंड स्प्लिट द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली मैंने दो स्प्लिट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ पर तुमने देखा ये एग्जाम्पल वैसे बहुत बुरा है बट ओके, स्प्लिट करने का मतलब ये देखो, यहाँ पर सपोज मैंने कुछ भी बोला कि एक फ्रूट सड़ा है, क्योंकि मैं तुम्हें वही बता रही हूँ तो उससे से तुम ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे दैट इट इज रॉटेड। अब यहाँ पर दो चीजें होंगी कि या तो उसका टेस्ट बुरा होगा, टेस्ट बैड होगा, टेस्ट बैड होगा, या फिर तुमने सपोज इनिशियली माना कि यू हैव फ्रूट्स, ठीक है, यू हैव फ्रूट्स है, यू हैव फ्रूट्स है। अब एक क्राइटेरिया है कि उसका कलर खराब हो चुका है या फिर कलर वियर्ड दिख रहा है। एक क्राइटेरिया है कि उसका कलर ठीक दिख रहा है। तो दिस इज अ फर्स्ट क्राइटेरिया, यू आर सिलेक्टिंग अ फर्स्ट एट्रीब्यूट। अब तुम क्या करोगे, अब सपोज उसका कलर खराब है तो अब तुम्हारा ट्री इधर से स्टार्ट होगा। अब इस कलर के बेसिस पे तुम एट्रीब्यूट्स को अगेन स्प्लिट करोगे और ये तुम्हारा एक छोटा ट्री बन गया। ठीक है, नाउ यू आर मेकिंग सम मोर फीचर्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग हम तब तक करते रहते हैं जब तक हम इस जगह पर ना पहुंच जाए जहां पर हम फर्दर कोई स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेप्थ हमें मिल जाए, या फिर इस तरीके से हम रिकर्सिव स्प्लिट करते हैं। ओके, आई होप अब तुम्हें स्प्लिटिंग समझ आ गई। देन वी डू प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब हमें लग रहा है जो डेटा इतना जो फीचर इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो एट्रीब्यूट इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, हम उनको काट देते हैं अपने डिसीजन ट्रीज में से, सो दैट हम फालतू की अननेसेसरी ब्रांचेस को अपने डिसीजन ट्री के अंदर ना डालें। सो प्रूनिंग इज यूज टू सिंप्लीफाई द ट्री बाय रिमूविंग ब्रांचेस। ठीक है, प्रूनिंग दो तरीके से हो सकती है।
एक तो होता है कि ट्री बनाने से पहले ही या बनाते वक़्त ही तुम एट्रिब्यूट्स को हटा दो, या फिर एक बार तुम्हारा पूरा ट्री बन गया तब तुम टेस्टिंग फेजेज़ में उसको हटा दो। सो दिस इज़ टू कैटेगरीज़, प्री प्रूनिंग एंड पोस्ट प्रूनिंग। नाउ आई होप तुम्हें पूरा प्रोसेस समझ आया कि पहले हाउ वी आर सिलेक्टिंग द एट्रिब्यूट्स। अब एट्रिब्यूट्स के 2 एल्गोस होते हैं या फिर 2 मेथड्स होते हैं एट्रिब्यूट सिलेक्ट करने के, 2 क्राइटेरिया होते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन्ड एंड गिनी इंडेक्स, नॉट गिनी इंडेक्स, जिनी इंडेक्स। उसके बाद एक इनिशियल एट्रीब्यूट्स हमें मिल गए, अब हम रिकर्सिवली स्प्लिट करते रहेंगे जब तक हम ऐसी जगह पर ना आ जाते हैं जहां पर अपने ट्री को फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर कोई वी कैन से एक पर्टिकुलर डेप्थ अचीव कर लेता है और उसके बाद हम प्रूनिंग कर देंगे उन एट्रीब्यूट्स को जो हमें ज्यादा इन्फो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। नाउ तुम्हारा डिसीजन ट्री क्या होता है, हाईली इंटरप्रिटेबल है। दैट मीन्स ह्यूमंस जिस तरीके से डिसीजंस देते हैं उसी उसी तरीके पे रिजेंबल करता है। हर तरीके का डेटा, तुम्हारा कैटेगरिकल डेटा हो, कंटीन्यूअस डेटा हो, सबको ऐड कर सकता है, ठीक है। और इसको कोई स्केलिंग की जरूरत नहीं है। ओके, सो दीज आर वी कैन से सम एडवांटेजेस एंड डिसीजंस में यू हैव कि ओवरफिटिंग हो सकती है इसमें, यानी कि अगर हम बहुत गलत तरीके से एट्रीब्यूट्स डालें, बहुत ज्यादा डालें और अगर डेटा को प्रूव ना करें तो मशीन्स मॉडल्स कंफ्यूज हो सकते हैं और फिर सही डेटा पे वो गलत रिजल्ट दे सकते हैं। इनस्टेबल है, दैट मीन्स अगर डेटा को थोड़ा सा भी चेंज करें तो डिसीजंस पूरे अफेक्ट हो सकते हैं। और समटाइम्स बहुत लेवल्स पे ऐसा होगा कि सेम सब कुछ डेटा के लिए इट विल गिव सम confusing results इस तरीके से। So these are some challenges in that. Okay, now we have next concept in your syllabus which is Bayesian method. तो decision tree I hope clear हो गया। Bayesian method का यूज क्या होता है? Bayesian method का यूज होता है कि हमें क्या करना है, मैं किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसी के लिए हम बेजन मेथड का यूज करते हैं। तो होगा क्या, मशीन है, अब मशीन के अंदर किसी एक इवेंट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, उसके लिए वी आर यूजिंग बेजन नेटवर्क, नॉट बेजन नेटवर्क, सॉरी, बेजन मेथड, बेजन बिलीफ नेटवर्क आगे आएगा। अगर तो मैं पूछा जाए व्हाट इज बेसिक मेथड, तो देखो बेसिक मेथड मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम होता है जो कि बेस थ्योरम को यूज करता है, ठीक है। तो बेस थ्योरम हमने पढ़ा है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का पता करता है बेस्ड ऑन द न्यू एविडेंसेस, ठीक है। एंड दिस इज योर बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए condition B is equals to probability of B conditional A into probability of A upon probability of B. This is your base theorem. ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, सपोज मैंने बोला, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर मैं बोल रही हूँ इनिशियली मेरे पास 30% रेन, मुझे लग रहा है कि रेन होने की प्रोबेबिलिटी 30% है। तो अब क्या होगा, पहले इसने चेक करा कि ओके अ, क्या क्लाउड्स हैं, आ रहे हैं, उसने देखा ओके काले क्लाउड्स हैं, दैट मीन्स अब मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़कर हो गई कि मुझे लग रहा है रेन होने की 50% प्रोबेबिलिटी है। देन उसके बाद ये चेक कर रहा है कि क्या ह्यूमिडिटी भी है। ओके, अब ह्यूमिडिटी भी है तो मेरे को लग रहा है रेन होने की 70% चांसेस है। अब क्या विंड भी बहुत तेज आ रही है, तो अगर ऐसा है तो 80% चांसेस है कि रेन होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, जहां पर हम क्या करते हैं, अपने बेस्ड ऑन अपने एविडेंसेस जो भी हमारे पास आ रहे हैं उसके बेसिस पर वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द थिंग्स, ठीक है। सो दिस मेथड यूज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल टू मेक प्रिडिक्शंस और इन्फर हिडन स्टेट्स बाय अपडेटिंग बिलीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ न्यू एविडेंस। ओके, डू यू गेट दैट? इसी तरीके से हमारा वर्क करता है बेसिन, वी कैन से नेव बेस्ड मेथड, ये सब आगे आएंगे तब हम पढ़ लेंगे। अभी के लिए बस तुम इतना समझो कि तुम्हें ये समझ आ गया कि एक्चुअल द बेसिन मेथड क्या होता है, किस तरीके से ये एक ब्रॉडर अप्रोच है, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को हैंडल करने में हेल्पफुल है। सो दिस इज समथिंग यू जस्ट नीड टू नो अबाउट द बेसिन मेथड। अब देखो, अगर एप्लीकेशंस की बात करें बेसिक मेथड की, तो ये जो बेसिक मेथड है, ये किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटीज हमें बताता है। तो यूजुअली इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशंस, स्पैम फिल्टरिंग की बताओ ये जो ईमेल है कितना स्पैम है कितना नहीं है, बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सम सर्टेन वर्ड्स। फ्रॉड डिटेक्शंस करने में या फिर किसी मेडिकल डायग्नोसिस में किसी बीमारी के होने की प्रोबेबिलिटी बताने में, इन सब में बेसिक मेथड यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर न्यू एविडेंसेस को ले लेकर ये खुद को हैंडल करता है, ठीक है, डायनेमिकली अपडेट करता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है और इनको ये प्रायर नॉलेज को लेके चलता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज वेरी बेनिफिशियल
एंड वी कैन से दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ बेसिक मेथड। चैलेंजेस क्या है कि अगेन बार बार प्रोबेबिलिटी निकालना इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है, इज कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली मुझे बोलना है कि चलो इनिशियली मेरा बिलीफ है कि 30% रेन हो रही है, और उसके बाद आई एम फाइंडिंग एविडेंसेस टू मेक श्योर कि ये जो बिलीफ है ये ज्यादा स्ट्रांग हो। बट इनिशियली ये 30% रेन हो रही है, ये मुझे पता कैसे चलेगा? दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो चूजिंग अ प्रॉपर प्रायर इज ऑफन डिफिकल्ट एंड कैन हैवीली इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। अगर इनिशियली मैं बोल देती हूँ कि 80% वी कैन से 80% रेन हो रही है, और उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जिनसे ये प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो वो गलत हो जाएगा। तो प्रायर सिलेक्शन इज ऑल्सो अ समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू। अब ये समझ आ गया। अब अगली जो चीज हमारे पास उठकर आती है वो आती है बेसिक नेव बेस्ड क्लासिफायर। अब नेव बेस्ड क्लासिफायर है क्या? देखो, अब इसका नाम क्या है? नेव बेस्ड क्लासिफायर। अब अगर बेस है तो इट इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो नेव बेस्ड क्लासिफायर किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है क्लासिफिकेशंस करने में। यानी कि कोई इनपुट मेरे पास आया, अब उस इनपुट को क्लासिफाई करना है कि इनपुट किस टाइप का होगा। सो इसके लिए हम यूज करते हैं नेव बेस्ड क्लासिफायर को। सपोज मेरे पास एक मेल आया, उसको मुझे क्लासिफाई करना है ये मेल स्पैम है, ये होने के कितने चांसेस हैं, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे नेव बेस्ड क्लासिफायर को। क्लासिफिकेशंस के लिए वी यूज नेव बेस्ड क्लासिफायर। अब नेव बेस्ड क्लासिफायर का काम क्या है, और ये बेस मेथड जो हमने पढ़ा बेसिक मेथड, उससे कैसे अलग है? देखो, होता क्या है कि वी कैन से बेसिक मेथड भी एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्लासिफिकेशंस करते हैं, और नेव बेस ना एक छोटा पार्ट है बेसिक मेथड का। यानी कि नेव बेस यूज होता है ज्यादा फास्ट कॉम्पिटिशन्स करने में, और वी कैन से नेव बेस ज्यादा अज्यूम एक तरीके के अजम्पशन पे चलता है। और वो अजम्पशन क्या होता है कि जितने भी फीचर्स आपस में आएंगे वो सारे आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि एक फीचर का किसी दूसरे फीचर से कोई कनेक्शन नहीं होगा। दिस इज द assumption that we can say are used in basic naive based classifier। तो यहाँ पर naive based classifier is a simple probabilistic classifier जो कि बेस थ्योरम पे बेस्ड है। naive का मतलब होता है कि यहाँ पर वी आर अज्यूमिंग दैट फीचर्स आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, नेव बेस्ड क्लासिफायर बहुत ज्यादा यूज होता है क्लासिफिकेशंस करने में, फॉर एग्जांपल स्पैम फिल्टरिंग करने में, इन सब चीजों में। अब एक बेसिक सा मैं तुम्हें इस चीज का एग्जांपल दे देती हूँ किस तरीके से। सपोज तुम्हारे पास एक मेल आया, इस तरीके से एक मेल आया। अब नेव बेस्ड क्लासिफायर क्या करेगा? क्लासिफिकेशंस करेगा कि अगर जो भी मेल आया है उसमें डिस्काउंट वर्ड यूज हो रहा है, तो बेस्ड ऑन द वर्ड ये क्लासिफाई करेगा कि देर आर 20% चांसेस कि ये पर्टिकुलर जो मेल आया है इनपुट के अंदर दिस इज अ स्पैम मेल। फॉर एग्जाम्पल इट इज चेकिंग कि अगर यहाँ पर कहीं, अब ये देखो ये एक इवेंट चेक कर रहा है बट इट इज नॉट रिलेटेड विद अ फ्री वन, तो अगर ये फिर सेपरेटली जाके फ्री वाला चीज चेक करेगा कि फ्री आया, कई बार फ्री वर्ड आया और देयर 30% चांसेस कि अगर ये वर्ड फ्री है तो इट इज बेसिकली स्पैम। तो मतलब इस तरीके से ये क्लासिफाई करता है, तो क्लासिफिकेशंस करता है। समझ आया? यहाँ पे बस एक अजम्पशन हम चलते हैं, मान के चलते हैं दैट जो भी लेबल्स हैं आपस में, दीज लेबल्स आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। सो दिस इज द नेव बेस्ड फॉर्मूला। देखोगे तो सेम ही है, यहाँ पर ए मान लोगे और यहाँ पर बी मान लोगे, तो दिस इज योर पी बी ए अपॉन में पी ए अपॉन पी बी। तो दिस इज द सेम कंडीशन यहाँ पे। इट इज ऑल्सो यूजिंग द बेस थ्योरम, ठीक है। बस इतना समझ आ गया, यहाँ पे भी बेस थ्योरम यूज होता है, बट देयर इज वन एग्जाम assumption in this thing, and we can say जो बेसिक मेथड है दैट इज समथिंग मोर एडवांस वर्जन, एंड नेव बेस इज बेसिक सिंपल एंड स्वीट वन that are based on some sort of assumptions, okay। Now you have different types of naive based classifier। One is your multinomial naive based classifier, जिसकी मदद से हम टेक्स्ट को क्लासिफाई करते हैं। कोई टेक्स्ट आया, वर्ड काउंट करेंगे, उस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि ये वर्ड स्पैम हो सकता है, नहीं हो सकता, उस बेसिस पे। देन किसी फीचर के बेसिस पे, किसी इवेंट के फीचर्स के बेसिस पे तुम्हें क्लासिफिकेशंस करनी है, देन दैट इज योर गॉसियन नेव बेस। और अगर तुम्हें क्लासिफाई करना है यूजिंग द फीचर वैल्यू येस और नो, ये चीज इसमें प्रेजेंट है या नहीं है,
तो उस बेसिस पे जब तुम क्लासिफिकेशंस करते हो, प्रोबेबिलिटीज निकालते हो, दिस इज योर बर्नौली नेव बेस। तो दीज आर योर थ्री टाइप्स ऑफ नेव बेसिस। ओके, देखो यहाँ पर होता क्या है, जो बेसिन थ्योरम है तुम्हारा, बेसिन मेथड है, दिस इज आल्सो डूइंग द सेम वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन एटसेट्रा, एंड द सेम इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ नेव बेस। बट द थिंग इज जो बेसिन थ्योरम है उसमें कंप्यूटेशन ज्यादा लग रही है, वो बहुत ज्यादा हार्ड चीजों को भी हैंडल कर पा रहा है, बट नेव बेस इज लाइक सिंपल वन। ठीक है, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है, उसके बाद इजी है इम्प्लीमेंट करने में, फास्ट हो जाता है। ठीक है, हाई डायमेंशनल डेटा को हैंडल कर पा रहा है, और स्मॉल डेटा सेट्स के साथ इट इज वर्किंग वेरी वेरी एक्यूरेट एंड डूइंग वेरी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब होता क्या है, देखो इनिशियली यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आते हैं कि हमने एक सबसे पहला अजम्पशन ये करा है कि जितनी भी कंडीशंस हम आपस में दे रहे हैं फॉर क्लासिफिकेशन, ऑल दीज कंडीशंस आर इंडिपेंडेंट, ये हमने अजम्पशन करा है। पर देयर आर दिस थिंग इज नॉट नेसेसरी कि जितनी भी हमने कंडीशंस दी वो सब आपस में इंडिपेंडेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें क्लेम करूं कि अगर मेरे पास एक फ्रूट आता है, वो रेड होगा तो वो ऑरेंज होगा, और अगर वो रेड होगा तो वो ऑरेंज होगा, और अगर वो रेड नहीं होता तो वो, सॉरी, रेड होगा तो ऑरेंज होगा, गलत बोल दिया, रेड होगा तो वो एप्पल होगा, और अगर वो फ्रूट जो है वो रेड नहीं होता तो इट इज सम अदर फ्रूट, मैंने ऐसे क्लासिफिकेशन से दी। बट अब यहाँ पर अगर मेरे पास चेरी आया और कोई और फ्रूट आया, वो भी तो रेड कलर का ही है ना, तो दिस इज लाइक, मैं अभी अज्यूम करूँ कि रेड कलर का सिर्फ एप्पल हो सकता है, एंड बाकी कोई भी फिर उससे रिलेटेड नहीं होगा, उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, रेड कलर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, इस फीचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें इस गलत, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो समटाइम्स द मेन लिमिटेशन यही है कि ये जो पूरा नेम बेस्ड क्लासिफायर है, ये एक assumption पे चल रहा है दैट ऑल द फीचर्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि समटाइम्स किसी इवेंट में एक या दो फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, और रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स में तुम देखो तो ये assumption चलते नहीं है। ठीक है, उसके बाद जीरो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम आती है। अब ये जीरो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं तुम्हें डिटेल में समझा देती हूँ, क्योंकि इसी के बेसिस पे तुम्हारी लाप्लास स्मूथिंग होगी। ओके, अब है क्या, देखो मेरे पास एक स्पैम वर्ड आया, नॉट स्पैम, मेरे पास एक मेल आया। इन माई मेल आई हैव डिफरेंट वर्ड्स, इस तरीके से डिफरेंट वर्ड्स। मुझे बताना है कि ये मेल कहीं स्पैम है या नहीं है। सो आई नीड टू डिटेक्ट दैट वेदर दिस पर्टिकुलर मेल इज स्पैम और नॉट स्पैम, दिस पर्टिकुलर मेल इज स्पैम और नॉट स्पैम। मुझे ये चेक करना है कि ये मेल स्पैम है कि नहीं। तो मैंने क्या करा, इस मेल को अपने मॉडल के अंदर डाला। अब मॉडल नेम बेस्ड क्लासिफायर का यूज करेगा, पर इससे पहले मॉडल मेरा ट्रेन हो चुका है स्पैम को डिटेक्ट करने के लिए। तो मॉडल कहता है कि अगर मेरे पास कुछ फिशी वर्ड्स मुझे मिलते हैं, जैसे कि फ्री मिल रहा है, या समथिंग लाइक डिस्काउंट मिल रहा है, या ऑफर मिल रहा है, तो मैं ना उसको स्पैम में क्लासिफाई कर दूंगा, स्पैम क्लासिफिकेशन कर दूंगा। तो मॉडल, बिकॉज वो प्री ट्रेन था, वो बोलता है कि अगर मुझे फ्री वर्ड मिलता है, या डिस्काउंट वर्ड मिलता है, या कहीं ऑफर वर्ड मिलता है, आई विल क्लासिफाई इट एज अ स्पैम। ओके, तो अब क्या हुआ, मेरे पास ये आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेल मेरे मॉडल के अंदर गया है ना, ये मेरा मॉडल के अंदर मेल गया है एज एन इनपुट। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एक वर्ड क्लासिफाई हो रहा है, इस तरीके से एक एक वर्ड क्लासिफाई हो रहा है। यहाँ पर मैं लास्ट में एक टोटल प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, विच इज कितने टाइम्स मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड मिल रहे हैं, कितने बार, कितने चांसेस है। सपोज यहाँ पर 6 वर्ड से मेरा जो मुझे मेल मिला, उसमें 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, एंड दिस इज हैपनिंग इन मल्टीप्लीकेशन, नॉट ऑन डिवाइड। ओके, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड। अब मैं क्या बोल रही हूँ तो मैं अब यहाँ पर समझ आया। ये मेल आया, मेल के अंदर वर्ड्स है, तो मैं देखती हूँ ये जो मेरा पहला वर्ड है, ये स्पैम है, उसके कितने चांसेस है। तो मैंने बोला अगर मेरे पास फ्री वर्ड है, डिस्काउंट वर्ड है, या ऑफर वर्ड है, तो ये स्पैम होंगे, वरना स्पैम नहीं होगा। तो मैं बोलती हूँ किसके स्पैम होने की
2 प्रोबेबिलिटी है, देन आई हैव सम अनदर वर्ड जो स्पैम नहीं है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। देन कोई और वर्ड फ्री आ गया, अब मैं बोलती हूँ कि ये स्पैम है, इसकी प्रोबेबिलिटी 8 है, समथिंग ऐसे अज्यूम करो अभी के लिए। अब हुआ क्या, यहीं पर मेरे पास एक न्यू वर्ड आया इस तरीके से। अब इसने बोला कि यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी लिस्ट करा हुआ है वो वर्ड्स को जो स्पैम होंगे, और वो वर्ड्स जो अगर ईमेल में है तो इट विल नॉट कंसीडर एज स्पैम, दैट विल नॉट कंसीडर एज स्पैम। अब ये वर्ड आया, इसने इस वर्ड को चेक करा स्पैम की लिस्ट में कि ट्रेनिंग के टाइम पे जब ये आया था, क्या हमने उस वक्त स्पैम बोला था? हमने देखा ट्रेनिंग के टाइम पे तो ये वर्ड किसी भी मेल में यूज ही नहीं हुआ। दैट मीन्स अभी आई एम नॉट श्योर कि ये जो वर्ड है ये स्पैम है कि नहीं। नॉट स्पैम वाले में जाके चेक कर लेते हो कि नॉट स्पैम में जितने भी मेल्स हमारे पास आए, क्या ये वर्ड पहले कभी किसी मेल के अंदर आया था, और पहले ये वर्ड किसी मेल के अंदर नहीं आया था। तो ये जो वर्ड इस बार हमारे मेल के अंदर ये यूज हुआ है, ये एकदम नया वर्ड है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वर्ड मैं इस मेल को क्लासिफाई करूं एज एन, वी कैन से एज अ स्पैम मेल और नॉट स्पैम, किस में क्लासिफाई करूं? तो मैंने इस वर्ड को डाल दिया 0। हुआ क्या, और फिर बाकी के वर्ड्स की इसके स्पैम होने के इतने चांसेस है, ये वर्ड स्पैम होने के इतने चांसेस है। अब हुआ क्या, बेस्ड ऑन दिस 0 प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इस वर्ड का मुझे कुछ भी लेना देना, मुझे कुछ नहीं पता था, ये जो पूरी टोटल प्रोबेबिलिटी थी वो ही 0 हो गई। 0 मतलब नाउ आई एम नॉट श्योर वेदर द पर्टिकुलर email is spam or not, and I'm not able to classify it well, and this is known as your जीरो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नेव बेस के अंदर देखने को मिलती है। तो इफ सर्टेन क्लास फीचर कॉम्बिनेशन जो कि ट्रेनिंग डेटा के वक्त प्रेजेंट नहीं था वो आ जाए, तो मॉडल उसको 0 प्रोबेबिलिटी दे देता है, और इसी के लिए हम यूज करते हैं लाप्लास स्मूथिंग। अब ये जो लाप्लास स्मूथिंग है वो आगे चल के तुम्हारे कंसेप्ट में आएगा, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए मैंने तुम्हें जीरो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम समझा दी है। नेव बेस का यूज करके हम क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस, स्पैम फिल्टरिंग, यही सारी चीजें कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, दैट इट इज आल्सो बेस्ड ऑन बेस्ड मेथड, नॉट बेस्ड मेथड, बेस्ड थ्योरम, एंड इसका अजम्पशन तुम्हें याद रखना है। नाउ हमारे पास आता है नेव बेस्ड इंडक्शन। अब इंडक्शन का मतलब सेट ऑफ रूल्स जो कि यूज करेंगे फॉर क्लासिफिकेशन। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि इनिशियली जो हम रूल्स यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। कि अगर सपोज, अच्छा यहाँ देखो एक एग्जांपल देखो तो तुम्हें समझ आएगा। देखो सपोज क्या हुआ कि इनिशियली क्या हुआ कि मेरे पास वी कैन से मैंने घर खरीदा है। ठीक है, घर खरीदा है। अब घर के अंदर मैं कुछ क्राइटेरिया बांट देती हूँ कि जिन लोगों का घर इस रेंज में है वो लो होंगे, जिन लोगों का घर इस रेंज में आ रहा है वो मिडिल लेवल होंगे, और जिनका घर इस एज में आ रहा है वो हाई लेवल होंगे। तो दिस इज लाइक समथिंग इनिशियली आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग, आई एम डूइंग सम इंडक्शन बेस्ड ऑन सम रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैंने मीन निकाल लिए, सबके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए, देन मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, मतलब जितने भी घर इस रेंज में आ रहे हैं उन सबका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के क्लेम कर दिया कि ये सारे लो लेवल के घर है। जो फिर सपोज जिनका थोड़ा हाई है उनको बोल दिया ये मीडियम लेवल घर है, और दिस इज योर हाई लेवल घर। तो वो कह रहा है इनिशियली व्हेन वी आर डिवाइडिंग वी कैन से अ डेटा इनटू कैटेगरीज, तो उसको हम बोलेंगे कि ये इनिशियली मैंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन सम रूल्स। इसको हम बोलते हैं योर स्टार्टिंग इंडक्शन। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे पास एक न्यू आउटपुट आया, न्यू घर आया। अब न्यू घर का भी मैंने मेन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, एंड फिर हमने प्रोबेबिलिटी क्लास प्रोबेबिलिटी निकाली कि चांसेस कि ये घर लो लेवल का है 10%, मीडियम लेवल का है 20%, एंड हाई लेवल का है 30%। इस बेसिस पे इस न्यू वाले को हम इनमें से किसी क्लास के अंदर डाल देंगे। सो दिस इज योर होल कंसेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो होता क्या है, इनिशियली हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सम इंडक्शन सम रूल्स हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, उनके मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल के उनको डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स के अंदर सेपरेट कर देते हैं। और उसके बाद कोई भी न्यू एविडेंस आता है, सेम कैलकुलेशंस यूज करते हैं, मेथड्स का यूज करते हैं, एंड देन उनको क्लासिफिकेशंस में हेल्प करते हैं। दिस इज योर नोन एज योर नेव बेस्ड इंडक्शन। तो नेव बेस्ड इंडक्शन क्या हो, जब तुम इस तरीके से क्लासेस में किसी चीज को बांट रहे हो। तो नेव बेस इज वाइडली यूज फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, स्पेशली व्हेन द डेटा कंटेन कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स।
यहाँ पर ये जो तुम्हारा नेव बेस्ड इंडक्शन आता है, इट इज ऑल्सो अ एक्सटेंशन ऑफ योर नेव बेस्ड क्लासिफायर। यहाँ पर हम मानते हैं कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जो भी लेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं एंड इट फॉर्म्ड अ बेल शेप्ड कर्व। ये सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, हाई लेवल हो गए, जितने भी तुम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हो इनटू डिफरेंट डेटा, ऑल दीज आर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि दिस इज योर फॉर्मूला यूज्ड फॉर naive based distributions। this is the formula you use। okay, तो इनिशियली क्या होगा कि सबसे पहले जब भी तुम्हें एट्रीब्यूट्स को डिवाइड करना है, यू फाइंड द मीन एंड वेरिएंसेस। तो क्या होता है, फॉर ईच न्यूमेरिक एट्रीब्यूट इन द डेटा सेट द क्लासिफायर एस्टिमेट द मीन एंड वेरिएंसेस। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उन सब पे वो मीन और वेरिएंस निकालता है। एंड देन व्हेनेवर यू गेट अ न्यू इंस्टेंस, सो बेस्ड ऑन इट कैलकुलेट्स देयर वैल्यू आल्सो, देयर डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, और उस बेसिस पे वो उसकी जो भी जिसके भी साथ मीन मैच हो रही है उसके साथ वो उसको जाके क्लासिफाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे। ओके, वी आर हेयर। हाँ, हेयर। देखो इनिशियली क्या हुआ, मेरे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, कुछ इस तरीके से मान लो, कुछ इस तरीके से मान लो कि सपोज मैं बोलती हूँ एज ऑफ अ पर्सन। अब एज ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे मैंने मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, मीन निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, मीन निकाल दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया सबका। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास क्राइटेरिया से सबका निकाला। अब क्या हुआ, एक न्यू इंस्टेंस आया। अब यहाँ पर जो भी आया इसका भी मैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी, इसका मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, इसकी वैल्यू सपोज 15 आ गई और यहाँ पर किसी और की भी सेम वैल्यू थी, तो विद द हेल्प ऑफ इसका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया, ये तो सेकंड क्लास में जाएगा। तो दिस इज नोन एज योर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। वी कैन से दिस इज योर बेस इंडक्शन फॉर न्यूमेरिक एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हो क्या आता है कि इनिशियली हम क्या करते हैं, हर एट्रीब्यूट के लिए वी आर क्लासिफाइंग, वी आर यूजिंग मीन एंड वेरिएंसेस, वी आर फाइंडिंग दैट। और फॉर एंड इफ वी वांट टू क्लासिफाई न्यू इंस्टेंसेस, व्हेन अ न्यू इंस्टेंस विद न्यूमेरिक एट्रीब्यूट इज एनकाउंटर्ड, naive Bayes calculate the probability of the instance belonging to each class using the Gaussian distribution formula। Okay, and जिसके भी high chances होता है, it classifies that, and this is how it predicted the classes। Okay, I hope now you get the correct information about the whole process of naive Bayes induction and naive Bayes classifier। अब देखो होता क्या है कि जो नेव बेस है वो अज्यूम करता है दैट जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इन सबके बीच में एक इंडिपेंडेंसी है, एंड उसके बेसिस पे इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करता है। हाउएवर द क्लासिफायर्स परफॉर्मेंस कैन डिग्रेड व्हेन द डेटा डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हेन इट हैज अ स्पार्स डेटा। तब वो कह रहा है कि हमारा जो नेव बेस का जो भी कंसेप्ट था उसमें मान के चलता है डेटा एंड एट्रीब्यूट्स आर नॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, लेकिन जब ऐसा होगा कि जो डेटाज है वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करे, तो देर आर चांसेस कि यहाँ पर हमारा जो मॉडल हो जाए वो फेल हो जाए, वो अच्छे से रिजल्ट्स ना दे पाए, एंड वी नीड टू करेक्ट दैट। ओके, नाउ अगला कंसेप्ट आता है जीरो प्रोबेबिलिटीज या फिर नो मैच प्रॉब्लम, जो मैंने तुम्हें इनिशियली बताया कि अगर कुछ ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे कोई न्यू वर्ड आ जाता है तो डेटा तो we can say the model get confused और उसको वो जीरो मार्क कर देता है, and इस वजह से your total overall probability becomes zero। So one of the main issues with naive Bayes is the zero probability problem। If a feature value never occurs in the training data for a certain class, naive Bayes assign a zero probability to that class when predicting a new instance। और इस वजह से हम यूज करते हैं लाप्लास करेक्शन का। अब लाप्लास करेक्शन क्या कहता है, लाप्लास करेक्शन कहता है कि कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास कोई वर्ड आ रहा है इस तरीके से जो तुमने पहले कभी अपने ट्रेनिंग डेटा में नहीं देखा है, सो इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द जीरो वैल्यू यू जस्ट सिंपली असाइन द वन वैल्यू। तो होगा क्या, इसके अलावा बाकी सब मल्टीप्लाई होके हमें टोटल प्रोबेबिलिटी दे देंगे। बस इतना ही काम होता है लाप्लास करेक्शन और लाप्लास स्मूथिंग का। ठीक है, so Laplace correction, also known as Laplace smoothing, is a technique used to adjust the estimated probability। ठीक है, to avoid assigning zero probability to unseen events। यहाँ पर हम क्या करते हैं, this method ensures the algorithm does not assign a zero probability। ठीक है, अब यहाँ पर
हो क्या रहा है इन द बेसिक नेव बेयस क्लासिफायर हम क्या करते थे, अगर कोई भी डेटा नहीं प्रेजेंट उसको वी असाइन द प्रोबेबिलिटी जीरो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो ओवरऑल जो भी रिजल्ट होता था वो जीरो बन जाता था, जिस वजह से क्लासिफिकेशंस इनकरेक्ट होती थी। लैपलास स्मूथिंग उसी चीज को वी कैन से उसी चीज को ओवरकम करता है और जीरो की जगह पर एक सिंपल कांस्टेंट ऐड कर देता है, जैसे कि वन। तो क्या होगा कि जो भी फीचर्स हैं अब वो जीरो नहीं होंगे, वो सारे मल्टीप्लाई करके सबके कॉम्बिनेशंस वाले आ जाएंगे और कोई भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी। एंड दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर लाप्लास करेक्शन। ओके, बस सिंपल है कि तुमने काउंट करा किसी के इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, उसमें एक सिंपल प्लस वन ऐड कर दिया एंड देन यू आर काउंटिंग प्लस डूइंग दिस वी। नाउ काउंटिंग एक्स आई एंड सी के इज द नंबर ऑफ टाइम्स एक्स आई वैल्यू अगर हुई थी सी के अंदर, देन सी के इज द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, वी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज एंड प्लस वन इज समथिंग वी ऑलरेडी स्टडीड। ओके, तो ये थी हमारी लाप्लास करेक्शन फॉर कंटिन्यूअस डेटा। एक चीज याद रखना है कि जीरो प्रॉब्लम एंड दिस नो मैचिंग प्रॉब्लम इज, देखो, जीरो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम एंड दिस नो मैच प्रॉब्लम बोथ आर सेम, तो एग्जाम में किसी भी तरीके से आ जाएगी, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, तो यहाँ पर अगर एग्जाम में तुम्हारा नो मैच प्रॉब्लम करके आता है तो दिस इज ऑल्सो सेम थिंग, दिस इज द प्रॉब्लम जो तब आती है जब जो डेटा होता है वो ट्रेनिंग के टाइम पे हमने देखा नहीं होता एंड मशीन असाइन जीरो लेबल टू दैट। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, दिस इज ऑल्सो वी कैन से हमारे पास जो हम एट्रीब्यूट्स बनाते हैं वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं। पहला होता है कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट एंड एक होता है न्यूमेरिक एट्रीब्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट एंड न्यूमेरिक एट्रीब्यूट? सिंपल बात है, अगर तुमने कोई एट्रीब्यूट बनाया है जो कि कुछ इस तरीके से किसी इवेंट के होने का कलर हो गया या रेड कलर हो गया या समथिंग लाइक टेस्ट हो गया, ऐसे एट्रीब्यूट्स इज योर कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ योर कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स। एंड जब नंबर्स होते हैं कि अगर 15 से लेस है कोई तो उसको ये डालना है, अगर कोई वेदर -1 से बड़ा छोटा है उसको कोल्ड वेदर डालना है, तो जब नंबर वाले एट्रीब्यूट्स यूज होता है तो उसको हम तुम्हारा न्यूमेरिक एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो categorical attribute क्या है? If a specific feature value combination never occurs in the training data for certain class, naive Bayes assigns a zero probability to that combination, leading the zero probability problem. This can result in the classifier being overly confident in its prediction when there is insufficient evidence. तो यहाँ पर वी कैन से जब हम वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशंस करते हैं, जैसे कि हमने फ्री वर्ड को ढूंढा उसके अंदर अपने मॉडल के अंदर, ऐसा कुछ होता है तो उसको हम कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं व्हेन द एट्रीब्यूट्स आर डिवाइडेड इनटू सच कैटेगरीज। और वी कैन से न्यूमेरिक एट्रीब्यूट की बात करें तो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट आर डिवाइडेड इन सम सॉर्ट ऑफ योर नंबर्स। आई होप तुम्हें ये तो समझ आ गया कि व्हाट इज एग्जैक्टली योर नो मैच प्रॉब्लम एंड इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। सॉल्यूशन इज योर लैप्लास करेक्शन वेयर वी आर सिंपली ट्राइंग टू ऐड अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी टू दैट इवेंट्स जो कि हमने कभी देखे नहीं है पहले। एंड उसके बाद आता है तुम्हारा कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, जहां पर होता क्या है, सपोज दिस इज योर नंबर्स, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इंस्टेड ऑफ एडिंग वन इधर, इफ वी आर डूइंग दिस, इसको डिलीट करो, इसको भी डिलीट कर देते हो। देखो हो क्या रहा है कि एक कांस्टेंट नंबर की जगह तुम क्या कर रहे हो, तुम इसके पहले वाले के, सपोज ऐसे तुम्हारे पास वर्ड्स है, तुमने ये वर्ड डेटा के अंदर पहले कभी नहीं देखा है बट ये दो वर्ड्स देखा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी कि ये वर्ड स्पैम है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी वो लिख दो, और इसके बाद वाले की स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी वो लिख दो। दोनों को ऐड करो, एवरेज करो और उसकी प्रोबेबिलिटी इस वाले वर्ड में डाल दो। तो दिस इज नोन एज योर कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। ये यूज होता है तुम्हारे कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट्स में। कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन इज एन अल्टरनेटिव टू अज्यूमिंग अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इट एस्टिमेट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक एट्रीब्यूट नॉन पैरामीट्रिकली which can be more flexible when the data does not follow a normal distribution। तो यहाँ पर आप एवरेज कर देते हैं नियर बाय वैल्यूज का। ओके, अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब हमारे पास आते हैं कुछ और बेसिन मेथड्स। तो बेसिन मेथड्स हमने पढ़े दैट आर यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशंस। व्हाइल नेव बेस इज द मोस्ट कॉमन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिन क्लासिफायर, अदर बेसिन मेथड्स ऑफर मोर फ्लेक्सिबल एंड आर यूज्ड इन वेरियस कंटेक्स्ट। अब होता है क्या है, नेव बेस्ड क्लासिफायर तुम्हारा सबसे बढ़िया माना जाता है बट द थिंग इज इट इज बेस्ड ऑन assumptions, ठीक है। लेकिन अब जो हम बेस्ड इन
मेथड्स पढ़ने वाले हैं, दीज आर द मेथड्स जो कि अजम्पशन पे बेस्ड नहीं होते, और यहाँ पर दे कैन हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स, जबकि नेव बेस सिंपल मॉडल्स को वी कैन से क्लासिफिकेशंस में यूज वो फिल होता है, सिंपल मॉडल्स के, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को हैंडल नहीं कर पाता। तो इसमें हमारा बेसिन बिलीफ नेटवर्क आता है, यानी कि बेसिन बिलीफ नेटवर्क किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को बता सकता है। ठीक है, यहाँ पर इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी अजम्पशन। अब यहाँ पर होता क्या है, बेसिन बिलीफ नेटवर्क इज लाइक योर ग्राफ, जहाँ पर हर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटीज और कंडीशंस बनी होती हैं। इस तरीके से एक ग्राफ हमारे पास होता है। तो बेसिन बिलीफ नेटवर्क इज अ ग्राफिकल मॉडल दैट रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ वेरिएबल एंड their conditional dependencies with the help of directed acyclic graph. Unlike naive Bayesian network do not assume features are independent given the class label. Instead, the model complex dependencies between feature, making them more suitable for real world problems. तो अगर naive Bayes और Bayesian belief network में बोले तो ज्यादा better is a Bayesian belief network. यहाँ पर नोड्स जो होते हैं वो तुम्हारी वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एजेस कंडीशनल डिपेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड देन यू हैव अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल जो कि बोलेगा अगर ये चीज हो रही है तो ये चीज होगी इस तरीके से, लाइक अगर ये चीज हो रही है तो इस वाली चीज के होने के इतने सारे चांसेस है। तो दिस इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेसिक बिलीफ नेटवर्क में वी मेक अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब अगेन दिस इज हेल्पफुल फॉर डायग्नोसिस और टू फाइंड द सिम्टम्स, प्रिडिक्टिंग समथिंग, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट इज अवर बेसिन बिलीफ नेटवर्क। तो पहला अगर हम बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट बेसिन मेथड्स, तो इसमें हमने नेव बेस क्लासिफायर पढ़ा था। देन वी हैव बेसिन नेटवर्क, बेसिन बिलीफ नेटवर्क। उसके बाद हमारा गॉसियन नेव बेस आ जाता है। Gaussian naive-Bayes classifier is something that is similar to naive-Bayes classifier. ये यूज होता है जब हमारे पास जो भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपस में वी कैन से न्यूमेरिकल है रेदर देन बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैटेगरीज। यानी कि सिंपल इनपुट आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, ना कि 0 से लेकर 10 के बीच में। इस तरीके से डेटाज नहीं आते। तो यहाँ पर हमें अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी हमारे पास इनपुट आ रहा है हम इनको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और एक क्लियर आउटपुट निकाल लेते हैं। ठीक है, एक क्लियर आउटपुट दे देते हैं। यहाँ पर जब भी हम यूज कर रहे हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला का, दिस इज नोन एज योर गॉसियन नेव बेस। उसके बाद वी हैव बेसियन लीनियर रिग्रेशन। देखो, अब लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ लाइन जो कि बेस्ट डिफाइन कर पा रही है मॉडल्स को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस थी, मल्टीपल लाइन थी, उनमें से सपोज हम एक बेस्ट लाइन सेलेक्ट कर देते हैं जो कि बहुत अच्छे से दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बता पाती है। दिस इज नोन एज योर लीनियर रिग्रेशन। अब बेसिक बिलीफ नेटवर्क में भी कुछ ऐसा ही होता है कि बेसिक बिलीफ नेटवर्क नहीं, सॉरी मैं बार बार बेसिक बिलीफ नेटवर्क क्यों बोल रही हूँ, वो तुम्हारा आगे कंसेप्ट आएगा। बेसिक लीनियर रिग्रेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। सपोज यू हैव मल्टीपल लाइंस, अब इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग अ सिंगल लाइन दैट बेस्ट फिट्स, तुम क्या करोगे, धीरे धीरे इनिशियली मानो तुमने बिलीव करा कि ये वाली तुम्हारी बेस्ट फिटेड लाइन है। Now you are trying to ask some questions, try to uh, we can say find the relationships with the help of this line between two variables। अब तुम फिर देखोगे कि नहीं, ये जो लाइन है ये इतने अच्छे से बेस्ट फिट नहीं कर पा रही, देन यू आर सिलेक्टिंग सम अदर लाइन। सो दिस इज अ बेसिक लीनियर रिग्रेशन। तो इट इज ट्रेडिशनल लीनियर रिग्रेशन का ही एक्सटेंशन, जहाँ पर हम बेसिक प्रिंसिपल लगाते हैं। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल बेस्ट फिट लाइन, इट मॉडल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉसिबल लाइन्स, यानी कि इट इज फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल लाइन्स, और उसके बाद धीरे धीरे बेस्ड ऑन द एविडेंसेस एक्सेट्रा, देन उसके बाद इट इज फाइंडिंग अ पर्टिकुलर सिंगल लाइन। तो दिस इज योर बेसिक लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा बेसिक मॉडल एवरेजिंग आता है, जहां पर हम जितने भी प्रोबेबिलिटीज है कि दीज आर द चांसेस कि ये सारी लाइंस हाई प्रिडिक्शन हो सकते हैं, उन सबको कंबाइन करते हैं एक्यूरेटली, and then we can say this is known as your Bayesian model averaging. So instead of selecting a single model, Bayesian model averaging consider multiple models and average them based on their posterior probabilities. Aims to improve prediction accuracy by averaging over a set of models rather than committing to a single model. That means Bayesian model averaging में हम different models का average लेते हैं and then उनके according we find the probabilities of an event. Okay, so these are some models except we can say that are different from your naive Bayes, and these are the methods excluding your naive Bayes model, naive Bayes network. एंड नाउ वी कैन से नेव बेस क्लासिफायर। अब यहाँ पर हमने अलग अलग बेसिक मेथड्स पढ़े, जैसे बेसिक बिलीफ नेटवर्क पढ़ा, एंड
then we study Gaussian naive Bayesian linear regression, Bayesian model averaging. इसी के तरीके से हमारे कुछ अलग अलग इंडक्शन मेथड्स भी होते हैं जो कि हमने पहले भी देख लिए थे। नाउ अब इन इंडक्शन मेथड्स के अंदर ही तुम्हारे पास आता है तुम्हारा सपोर्ट फैक्टर मशीन एंड you have a neural network. So these kind of, we can say, these are your some different instant induction methods. हमने initially chapter जब start हुआ था तब इंडक्शन मेथड्स पढ़ लेते, उनके टाइप्स पढ़ लेते। अब थोड़ा और डिटेल में इंडक्शन मेथड्स को देखेंगे। तो पहला जो मेथड होता है इंडक्शन मेथड का मतलब यही हो गया कि हम ये पता कर पा रहे हैं कि हमारा मॉडल किस तरीके से पैटर्न्स को लर्न कर पा रहा है। तो पहला जो इंडक्शन मेथड हो गया वो हो गया इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग के टाइम पे ही हमारा मॉडल लर्न कर पाएगा। ठीक है, यानी कि हम अपने मॉडल को अलग से ट्रेन नहीं करेंगे। हमारा मॉडल ट्रेनिंग के वक्त ही कुछ कुछ डेटा लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, उसको स्टोर करेगा और अब जो इंफॉर्मेशन आएगी उनसे कंपेयर करेगा। इसको हम इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अपने मॉडल को अलग से ट्रेन ना करते हुए मॉडल को ट्रेनिंग के टाइम पे जो हमने डेटा दिया था, मॉडल जब उसी से खुद को कंपेयर करेगा। ओके, कंफ्यूज हो रहे होगे, देखो क्या हो रहा है। सपोज दिस इज योर मॉडल। अब इनिशियली तुमने इस मॉडल को एक डेटा दिया जिसको हम सुपरवाइज लर्निंग कह सकते हैं। डेटा दिया और बोल दिया ये एक कैट की इमेज है। फिर इस मॉडल को डेटा दिया, बोला ये एक डॉग की इमेज है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि मॉडल इसी के अकॉर्डिंग, हमने इसको अलग से कुछ रूल्स वगैरह कुछ नहीं दिए, मॉडल ने खुद ही ट्रेनिंग कर ली। अब मैंने क्या करा, एक न्यू इमेज दी तो मॉडल समझ गया कि इसके कान है या जो भी है, और उसके बेसिस पे इसने खुद क्लासिफाई कर दिया ये एक कैट है। तो इस तरीके से हुआ क्या कि ट्रेनिंग के टाइम पे जो हमने मॉडल के अंदर डेटा डाला था उस बेसिस पे मॉडल एबल है क्लासिफाई करने के। इसको हम अलग से प्रोग्राम नहीं कर रहे, अलग से कुछ रूल्स नहीं डाल रहे, एंड दिस इज नोन एज इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। सो होता क्या है, डू नॉट एक्सप्लिसिटली लर्न अ मॉडल, दैट मीन्स मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी मशीन कुछ अलग से चीजें लर्न नहीं कर रही है। इंस्टेड वो उसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करिए अपने अंदर जो उनको ट्रेनिंग के बेसिस टाइम पे मिला था और उन्हीं के बेसिस पे प्रिडिक्शंस कर रही है। दिस इज नोन एज इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। और यहीं पर के नियरेस्ट नेबर यूज होता है, जो कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि ट्रेनिंग के टाइम पे जब हम डेटा डालते हैं, अब कोई न्यू ऐसा मॉडल आया जो कि सपोज यहाँ पर यू हैव अ सपोज यू हैव अ मशीन। मशीन के अंदर यू आर ट्राइंग टू पुट दिस डेटा, और ये डेटा पहले ट्रेनिंग में नहीं आया था। तो अब जब इसको मुझे क्लासिफाई करना है, मैं बहुत ज्यादा सिमिलर वाले के अंदर इसको क्लासिफाई कर दूंगी। तो दिस इज नोन एज अ के नियरेस्ट नेबर, जो कि मैंने तुम्हें ऊपर भी पढ़ाया था। ठीक है, सो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम का मतलब यही होता है कि हम मेक श्योर करें कि अपने मशीन को कोई अलग से ट्रेंड मॉडल ना डाल रहे हो, बल्कि वो ट्रेनिंग के टाइम पर ही जो भी चीजें आ रही हैं उन्हीं के बेसिस पे प्रिडिक्शंस करे उनसे कंपेयर करके। एंड इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के अंदर तुम्हारा के नियरेस्ट नेबर आता है, जहाँ पर किसी भी न्यू डेटा पॉइंट के लिए एल्गोरिदम के क्लोजेस्ट इंस्टेंसेस को फाइंड करता है और इसके बेसिस पे जो भी मेजोरिटी क्लास आती है उसको क्लासिफाई कर देता है उसी के अकॉर्डिंग। नाउ दिस थिंग इज, कोई भी ट्रेनिंग फेज नहीं है इसमें और बहुत ज्यादा सिंपल है। दिस आर द एडवांटेजेस। चैलेंजेस क्या है कि हमें मेक श्योर करना है कि मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़िया हो, तो मेमोरी जरूरत होती है, और समटाइम्स द प्रिडिक्शंस आर वेरी स्लो इन दैट। So first we can say your inductive method is instance based learning. Then second is your support vector machine, जो कि मैंने तुम्हें ऊपर भी पढ़ाया था, जिसमें we studied the concept of hyperplane and kernel tricks, जहाँ पर मैंने बोला that support vector machine is also used to separate the data by creating a hyperplane, and main इसका मोटिव होता है कि क्लासेस को, दो क्लासेस को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सेपरेट कर पाए, यानी कि दो क्लासेस के बीच में जो मार्जिन हो वो मैक्सिमाइज हो। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन आर पावरफुल सुपरवाइज लर्निंग मॉडल दैट कैन यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो इसका एम क्या होता है, एक ऐसा हाइपरप्लेन फाइंड करें जो दोनों डेटा पॉइंट्स को अलग अलग क्लासेस में सेपरेट कर पाए। अब यहाँ पर हाइपरप्लेन क्या होगा, वही डिसीजन बाउंड्री जिसकी हेल्प से हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कर्नल ट्रिक क्या होती है कि समटाइम्स क्या होगा कि वी कैन से हम हमारा जो इनपुट डिफरेंट डिफरेंट डेटा है वो आपस में बहुत ज्यादा मैप्ड है, तो उस वजह से वी यूज समथिंग डिफरेंट, अ नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें सेपरेट करना हो, समथिंग लाइक दैट, एक पॉलिनोमियल चीज चाहिए जिसको हम कर्नल ट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, SVM can map the input data to high dimensional space using kernel function such as polynomial or RBF kernel to find a separating hyperplane for non-linearly separable data.
तो द डेटास दैट आर non-linearly separable, that are not very easy to separate with a single line or a single hyperplane, for that we use a kernel function that converts our data. ओके, अब इफेक्टिव क्या है, क्या है ये एडवांटेज क्या है इसकी कि हाई डायमेंशनल स्पेसेस पे बहुत इफेक्टिव है, ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल है, क्लासिफिकेशन बहुत इजी हो जाती है करनी इनके अंदर। अब चैलेंजेस क्या है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है फॉर सेंसिटिव टू पैरामीटर चॉइसेस, यानी कि यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से कर्नल्स को डिसाइड करना है कि किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशंस करेंगे, और लार्ज डेटा सेट्स के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन इज नॉट सुटेबल। उसके बाद थर्ड आता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क इज ऑल्सो योर इंडक्शन एल्गोरिदम, इंडक्शन मेथड। ओके, न्यूरल नेटवर्क अभी तुम पढ़ लो कर आए हो। न्यूरल नेटवर्क क्या हो गया, इट इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज द सेम थिंग। तो न्यूरल नेटवर्क पढ़ो या एएनएन पढ़ो, सेम थिंग होती है। न्यूरल नेटवर्क के अंदर यूज होता है, न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होता है क्लासिफिकेशन रिग्रेशंस में। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी डिसीजन होंगे तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास न्यूरॉन्स है, सब आपस में कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरीके से, और ऑन द बेसिस ऑफ द कनेक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग वी कैन से, यहाँ पे क्या हुआ, एक मॉडल के अंदर इनपुट्स आ रहे हैं। अब इनपुट्स के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि इसको क्लासिफाई करो, ये इनपुट किधर होगा। तो देयर आर डिफरेंट न्यूरॉन्स जो अपनी अपनी वी कैन से अजम्पशंस कर रहे हैं, अपना अपना बता रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग ये कौन से क्लास में जाना चाहिए। इस तरीके से बाद में एक फाइनल प्रिडिक्शन तुम्हारे पास आ गई, फाइनल प्रोडक्शन आ गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दीज आर योर न्यूरॉन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड, हर न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। सबने कुछ कुछ फ्रेम करा, लास्ट में तुमने प्रिडिक्शन करी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन है, सपोज मैं बोलती हूँ कि बताओ क्या ये जो मेल है ये स्पैम है कि नहीं, और इसका आंसर यस नो में आएगा। तुमने बोल दिया यस, ये मेल जो थी वो स्पैम थी, बट एक्चुअल में ट्रू वैल्यू थी कि ये मेल स्पैम नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो यस और नो में हो गया। सपोज मैं तुम्हें बोलती हूँ किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी थी उस इवेंट के होने की वो 51 थी, बट एक्चुअल प्रोबेबिलिटी या फिर एक्चुअल चांसेस वो इवेंट कितनी बार हुआ, वो 98 था। तुम्हारे अकॉर्डिंग वो इवेंट 51 बार हुआ। अब इसमें क्या हो गया कि अब यहाँ पर तुम्हारा लॉस फंक्शन आया विच इज योर ट्रू वैल्यू माइनस योर प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो आई थिंक सपोज यहाँ पर 3 आ गई तुम्हारे लॉस फंक्शन की वैल्यू। तो अब तुम क्या करोगे, इसको ऑप्टिमाइजर के पास जाओगे, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेट्स है। तो अभी क्या ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, ये बोलेगा कि नहीं, तुमने जो कैलकुलेशंस की थी वो गलत थी और उससे लॉस फंक्शन मिला, दोबारा से ठीक से कैलकुलेशंस करो, चीजों को ठीक से प्रपोज करो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज हुई लॉस फंक्शन से वापस वेट्स अपडेट हुए, उस एक्शन को हम बैकवर्ड प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर 3 चीजें होती है। स्टार्टिंग में यू हैव फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, जिधर वेट्स जो होता है वो पूरे कैलकुलेट होते हैं, देन यू डू अ फाइनल प्रिडिक्शन एंड देन यू कंपेयर एंड कैलकुलेट लॉस फंक्शन। और उसके बाद लॉस फंक्शन से जब तुम वापस वेट्स को जाके अपडेट करते हो, उसको तुम बैकवर्ड प्रोपोगेशन बोलते हो। ओके, नाउ तुम्हारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूरल नेटवर्क का, उसके अंदर तुम्हारी 3 लेयर्स आती है। वन इज योर इनपुट लेयर एंड सेकंड इज योर हिडन लेयर एंड थर्ड इज योर आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर को इनपुट मिलेगा इनिशियली, तो जो भी मॉडल्स मशीन्स के अंदर इनपुट आता है वो तुम्हारा जाता है इनपुट लेयर के अंदर। उसके बाद जो भी कैलकुलेशंस होती है वेट्स की, ये सब होता है हिडन लेयर के अंदर। तो हिडन लेयर में ही तुम्हारे ये सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो लेयर ऑफ न्यूरॉन दैट प्रोसेस द इनपुट यूजिंग वेट्स एंड बायसेस, दिस इज हैपन इन योर हिडन लेयर्स। और उसके बाद हिडन लेयर से जो भी आउटपुट्स होते हैं वो तुम्हारे आउटपुट लेयर के अंदर आते हैं और शो होते हैं। समझ आ गया। उसके बाद आता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क में यू हैव डिफरेंट डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, जिसमें डेटा आगे की तरफ जाएगा एंड यू कैन नॉट फाइंड एनी लूप्स इन दैट, दिस इज नोन एज योर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद तुम्हारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है, जहां पर जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनका ज्यादातर यूज होता है फॉर प्रोसेसिंग इमेजेस एंड फाइंडिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स फ्रॉम इमेजेस। तो जब न्यूरल नेटवर्क एक स्पेशल काम कर रहे हैं, इमेजेस पे काम कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज योर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। एंड व्हेन वी से हमारे जो न्यूरॉन्स है न्यूरल नेटवर्क के अंदर दैट आर वर्क टू हैंडल द सीक्वेंशियल डिजाइंस आर वर्किंग टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशंस अबाउट अ पर्टिकुलर thing, or based on hand written things, based on strings, words, in sequences पे work करता है। तो it is happens with the help of RNN। अब यहाँ पर जो लर्निंग होती है ना न्यूरल नेटवर्क में, वो बैक प्रोपोगेशन की वजह से ही होती है। दैट मीन्स इनिशियली न्यूरल नेटवर्क ने कुछ प्रेडिक्ट करा, बट हमारे पास अब हम उनको ट्रेनिंग के टाइम पे कंपेयर करेंगे विद
द एक्चुअल वैल्यूज, और जो भी लॉस फंक्शन आता है उसके बेसिस पे वो खुद को करेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जाके दोबारा से इधर देखो, अगर गलत प्रिडिक्ट करते हैं तो वो वापस जाके वेट्स को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो जो भी लर्निंग फेज होता है वो बैक प्रोपोगेशन का होता है। न्यूरल नेटवर्क लर्न बाय एडजस्टिंग देयर वेट्स एंड बायसेस बेस्ड ऑन द एरर्स बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल आउटपुट। द एडजस्टमेंट इज डन यूजिंग द बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम व्हिच कंप्यूट्स द ग्रेडियंट ऑफ द एरर विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क? ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को लर्न कर सकता है, हाई परफॉर्मेंस देता है। चैलेंजेस क्या है? ट्रेन करते वक्त ही हमें बहुत ज्यादा लेबल डेटा उसको देना पड़ेगा, लार्ज डेटा सेट देना पड़ेगा। द कंप्यूटेशन ऑफ न्यूरॉन्स आर एक्सपेंसिव एंड दीज आर इंटरप्रिटेबल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जेनेटिक एल्गोरिदम। अब जेनेटिक एल्गोरिदम क्या होता है? दिस इज द एल्गोरिदम जहां पर हमारा मेन फोकस क्या होता है कि इनिशियली हमने एक सॉल्यूशन दिया, नाउ वी आर ट्राइंग टू अपडेट दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम जेनेटिक एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जेनेटिक एल्गोरिदम एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है कि एक प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन दिया, अब उसको धीरे 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 ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या कि इनिशियली मानो हमें एक एरोप्लेन का विंग डिजाइन करना था। अब वी हैव थ्री डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन। ओके, वी हैव थ्री डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन। अब हो क्या रहा है ऐसे, सपोज मुझे एरोप्लेन का पंख डिजाइन करना था इनिशियली। मैंने डिजाइन वन दी, डिजाइन टू दी, डिजाइन थ्री दी। अब डिजाइन वन में कुछ कुछ चीजें थी जो अच्छी थी कि बहुत लाइट वेट था, कम मटेरियल यूज हो रहा था। लेकिन कुछ चीजें उसमें खराब थी, जैसे कि बहुत ज्यादा हवा ले रहा था, या फिर कुछ कुछ चीजें ऐसी थी। डिजाइन टू के अंदर कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें खराब थी। डिजाइन थ्री के अंदर कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें खराब थी। अब हमने क्या करा, हमने इन सारी डिजाइन के अंदर जो भी अच्छी चीजें थी इन सबको कंबाइन कर दिया। दैट मीन्स बेस्ड ऑन द प्री, दिस इज अवर बेस आइडिया, जिसकी बेसिस पे वी क्रिएटेड अ न्यू आइडिया। अब इसके अंदर भी कुछ कुछ चीजें थी जो हमने चेंज कर दिया, और इस तरीके से हमें फाइनल एक बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड आइडिया मिल गया फ्रॉम ऑल द पर्टिकुलर आइडियाज। So this is known as your genetic algorithm. Is an optimization algorithm inspired by the process of natural selection in biology. They belong to the class of evolutionary algorithms, और यहाँ पर से हमें most approximate solution मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा जेनेटिक एल्गोरिथम। तो स्टार्टिंग में सपोज तुमने स्टार्ट करा, अब तुम्हारे पास एक इनिशियल इनपुट आए, जैसे मैंने चलो स्टार्टिंग में लोगों को बोला कि मुझे एरोप्लेन की डिजाइन देनी है, तुमने तीन डिजाइन दिए। तीन डिजाइन में से मैंने बोला कि इनमें से कौन सी डिजाइन बेस्ट है, कौन सी डिजाइन बेस्ट है। तो सबसे पहले सबकी फिटनेस कैलकुलेट करी, यानी कि बेस्ट चीज कैलकुलेट की। मैंने बोला ये 30% अच्छा है, ये 50% अच्छा है, ये तो 10% ही अच्छा है। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, इनमें से भी मैं सिलेक्शन करूंगी। सिलेक्शन करूंगी, जो बेस्ट वाले होंगे उन दो को सिलेक्ट कर लूंगी। तो वो 30-50 वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों के कॉमन फीचर्स को वी कैन से मैंने कंबाइन कर दिया, जिसको मैंने अपना क्रॉस ओवर प्रोसेस बोला। क्रॉस ओवर करने के बाद मैंने देखा कि ओके, अब इन दोनों डिजाइन की क्वालिटीज इसमें आ गई। अब इस वाले के अंदर मैं कुछ एडिशनल फीचर्स को अपडेट कर सकती हूँ, जिसको मैंने बोला म्यूटेशन। म्यूटेशन के बाद अब मैं यहाँ पर अपने ऑप्टिमाइजेशन, अब मैं इसको चेक करूंगी कि क्या ये मेरा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बना, यानी कि अब जो मेरे पास जो प्लेन का पैटर्न, प्लेन का डिजाइन बना वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं होगा तो अगेन मैं रिपीट करूंगी इस प्रोसेस को, एंड अगर मिल जाएगा दैट मीन्स हियर आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई विल गिव माय फाइनल पॉपुलेशन एंड टर्मिनेट। सो दिस इज द होल steps of your we can say जेनेटिक एल्गोरिदम। आई होप दिस इज क्लियर। बाय गिविंग अ प्लेन एग्जांपल तुम्हें चीजें समझ आ गई होंगी अच्छे से, और तुम्हारे सामने नोट्स भी खुले हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसके बाद यू जस्ट नीड टू रीड द नोट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली एंड वेरी प्रिसाइजली। और यहाँ पर होता क्या है, देखो सबसे पहला जो की कंसेप्ट इसमें यूज होता है वो होता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को तुम ऐसा मान सकते हो दैट इज इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ योर कैंडिडेट सॉल्यूशंस। तो कैंडिडेट ने जितने भी सॉल्यूशंस दिए किसी प्रॉब्लम के दिस इज योर पॉपुलेशन। और जिस इंसान ने वो सॉल्यूशंस दिए, द इंडिविजुअल इज नोन एज योर क्रोमोसोम। तो इनिशियली क्या हुआ,
मैंने बोला मुझे प्लेन बनाना है, मुझे 3 लोगों ने सॉल्यूशन दिए, दिस इज़ रामू, शामू, लालू, 3 लोगों ने सॉल्यूशन दिए, दीज़ 3 आर योर क्रोमोसोम्स और इन सारे सॉल्यूशंस को तुम एक सेट में डालोगे, वो सेट होता है तुम्हारा पॉपुलेशन, ठीक है? अब जो भी तुम ये ऑपरेशंस करोगे, क्रॉस ओवर करोगे या सिलेक्ट करोगे, वो सारा तुम पॉपुलेशन के ऊपर करोगे। अब तुम क्या करोगे, सब एक फिटनेस फंक्शन होगा जहां से तुम चेक करोगे किस इंसान का, किस इंडिविजुअल का आइडिया कितना अच्छा है। तुमने चेक करा, फिटनेस निकाली, उसके बेसिस पे यू सिलेक्ट द बेस्ट वंस, यू सिलेक्ट द वंस विथ हायर फिटनेस, तो उनको तुमने सिलेक्ट कर लिया। उन सबको कंबाइन करा, यानी कि जेनेटिक ऑपरेटर दैट कंबाइन द जीन्स ऑफ टू पेरेंट इंडिविजुअल टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग। उन सबको कंबाइन करके यू क्रिएटेड अ ऑफस्प्रिंग। ओके, उसके बाद यू डू म्यूटेशन, दैट मीन्स यू इवन एड सम रैंडम चेंजेस टू द जीन्स। तो दिस इज योर कंप्लीट प्रोसेस। ओके, दिस इज योर कंप्लीट कंपोनेंट्स, दिस इज योर कंप्लीट कंसेप्ट। ओके, तो ये हो गया है। सबसे पहले तुम एक इनिशियल आइडिया दे रहे हो, उसके बाद उन सबको इवेल्युएट कर रहे हो बेस्ड ऑन द फिटनेस, देन उनमें से भी बेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, क्रॉस ओवर कर रहे हो, म्यूटेशंस कर रहे हो। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो अब अगेन यू आर रिप्लेसिंग कुछ कुछ पॉपुलेशंस विद न्यू वंस, एंड देन एट लास्ट इफ यू आर सेटिस्फाइड यू आर जस्ट टर्मिनेटिंग द होल प्रोसेस। सो दिस इज योर स्टेप्स फॉर वी कैन से जेनेटिक एल्गोरिथम। यहाँ पर से पहली चीज तो हमें ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट्स मिल रहा है बिकॉज हम बेस्ट चीज सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इट इज हेल्पफुल इन फ्यूचर सिलेक्शंस एंड इवॉल्विंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम दैट वी आर यूजिंग इट फॉर ऑप्टिमाइजेशन फॉर फीचर सिलेक्शन एंड न्यूरल नेटवर्क के इन्वॉल्वमेंट में। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस की पहली चीज तो ये ग्लोबल है एंड दिस इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल, यानी कि जहां पर भी हमें ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन चाहिए वी कैन यूज दिस। ठीक है, चैलेंजेस क्या है कि अगर इतने सारे हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को उठा रहे हैं, उनकी फिटनेस कैलकुलेट करें तो कंप्यूटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है एंड पैरामीटर ट्यूनिंग करना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। यानी कि जो पैरामीटर्स होता है वो ज्यादातर साइज पर या किसी चीज के रेट पर, इन सब पे डिपेंड करता है। देन बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर्स चेक करने, पैरामीटर्स कितने अच्छे हैं नहीं है वो सब ट्यून करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो आई होप ये सब हमने समझ लिया जेनेटिक एल्गोरिदम क्या है। उसके बाद हमारा इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग आती है, जो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग तुम्हारी मेमोरी बेस्ड लर्निंग होती है, जहाँ पर मॉडल क्या करता है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही चीजों को लर्न करने की कोशिश करता है एंड विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, जो भी नॉलेज ट्रेनिंग डेटा में दी वो उसको यूज करता है और उसके बेसिस पे जो न्यू डेटा पॉइंट्स आते हैं उनको क्लासिफाई करता है, जिसके अंदर KNN मेथड यूज हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली बात तो लेजी लर्निंग है, यानी कि ये खुद ही चीजों को सोचता है, खुद ही लर्न करता है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द डेटा जो कि ट्रेनिंग में देखा था, फिर वो न्यू डेटा को उसके बेसिस पे कंपेयर करता है, तो इट इज अ सिमिलैरिटी बेस्ड मॉडल। ठीक है, जो भी न्यू एल्गोरिदम्स आते हैं उनको जो भी ट्रेनिंग के वक्त यूज हुए थे उनसे कंपेयर करके सिमिलैरिटीज को फाइंड करने की कोशिश करता है। अब इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग का एग्जांपल तुम्हारा के नियरेस्ट नेबर होता है, जहाँ पे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ये होता क्या है, जब भी न्यू नेबर आता है वो देखेगा कि कौन सा डेटा सबसे पास है उसके, कौन सा डेटा पॉइंट वी कैन से अ, देखो, कोई फ्रूट आया, मैंने यहाँ पर इनिशियली बोला कि अगर फ्रूट एप्पल है और रेड कलर का है, मतलब अगर कोई फ्रूट रेड कलर का है तो वह एप्पल ही होगा। एक फ्रूट रेड कलर का है तो वो एप्पल ही होगा। और इधर आया ऑरेंज। अब मेरा जो फ्रूट आया ना ऑरेंज, अब हुआ क्या था, जब मैंने ट्रेनिंग डेटा दिया था मैंने यूजुअली 50% से ज्यादा मेरे एप्पल्स थे उसमें और 20% वी कैन से ऑरेंजेस थे और रेस्ट कुछ और फ्रूट्स थे। अब हुआ क्या, अब मेरा एक न्यू, ये सारा इंफॉर्मेशन मेरे ट्रेनिंग डेटा की वजह से मॉडल के अंदर है। अब एक न्यू फ्रूट आया, अब ये न्यू फ्रूट आया तो अब ये मॉडल देखेगा कि क्या ये न्यू फ्रूट पहले कभी आया, ये न्यू फ्रूट पहले नहीं आया। बट मॉडल ने देखा मैक्सिमम टाइम्स ना ट्रेनिंग डेटा जब उन्होंने दिया था तो ज्यादा एप्पल्स ही आए थे, तो इसने क्या करा, क्लासिफाई कर दिया उसको एप्पल्स में। तो दिस इज एग्जांपल जहां से मैं तुम्हें बस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि के नियरेस्ट नेबर कैसे वो करता है, कि जब भी कोई न्यू इंस्टेंस आ जाए, कोई न्यू इंफॉर्मेशन आ जाए, तो बेस्ड ऑन द मैक्सिमम ऑफ पहले जो मैक्सिमम टाइम से आया था, जो सबसे पास था, उस बेसिस पे के नियरेस्ट नेबर वर्क करता है। ओके, अभी तुम्हें थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देखो कि सपोज यहाँ पर तुम्हारा एक प्लेन है, यहाँ पर यू हैव डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स
कुछ इस तरीके से मैंने तुम्हें इनिशियली अब आगे भी समझाया था, कुछ ऐसे डेटा है ना? अब तुम्हारा एक न्यू डेटा है, यहाँ पर ये जो ब्लू वाले हैं ये सपोज क्लास 1 से क्लासिफाइड है और जो रेड वाले हैं वो क्लास 2 से क्लासिफाइड है। अब ये जो जो डेटा ये वाला आया, इसको कुछ नहीं पता, ये अलग ही कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। अब इसको समझ नहीं आ रहा, अब ये हमारा जो मॉडल है ना, ये क्या करता है, सपोज ये ग्रीन कलर का है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर है, ये मॉडल है, ये क्लासिफिकेशंस के वक्त हमें इसको दो डेटा दिया था। अब ये डेटा मॉडल के अंदर गया, ग्रीन वाले के अंदर गया, और एक सेकेंड मैं थोड़ा डायग्राम बना दूं, मैं बनाते बनाते बोल रही हूँ तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। मैं यहाँ पर अच्छे से एक बार समझाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम इधर बना देती हूँ इस तरीके से। ओके, अब बस ऐसे देखो क्या हो रहा था कि मॉडल के पास इनिशियली क्या आए थे, ट्रेनिंग के टाइम पे मॉडल ने देखा था कि या तो उसके पास रेड रेड डॉट्स आ रहा है या फिर ब्लू डॉट्स आ रहा है, तो रेड डॉट्स को वो रेड डॉट्स के अंदर क्लासिफाई कर दे रहा है और ब्लू वालों को ब्लू क्लास के अंदर क्लासिफाई कर दे रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, मॉडल के पास एक आया ग्रीन डॉट। अब ये ग्रीन डॉट आया, अब मॉडल को पता नहीं है इसको कौन सी क्लास में डालूं, रेड वाली में या ब्लू वाली में, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे मॉडल ने दो ही क्लासेस बनाई थी, देखी थी, ऑब्जर्व की थी, एक रेड थी एक ब्लू थी, बट दिस डेटा इज न्यू। ठीक है, दिस डेटा इज न्यू। अब मॉडल क्या करेगा कि यहाँ से इस पोजीशन से फाइंड करेगा कि सबसे पास में इसके कौन सा डेटा पॉइंट है। तो उसने क्या करा, यहाँ से डिस्टेंस निकाला इस डेटा पॉइंट का, और देखा कि यहाँ पर से ये डिस्टेंस और सपोज यहाँ से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको दो क्लासेस के बीच में मतलब ये चेक करा है कि यहाँ से जो ब्लू क्लास लेबल डेटा है उसका डिस्टेंस क्या है और जो रेड वाला क्लास लेबल डेटा है उसका डिस्टेंस क्या है। इससे इसका डिस्टेंस सपोज 5 है और इसका डिस्टेंस 13 है, ज्यादा पास ये वाला है। तो इसने बोला कि मैंने जितने भी लेबल्स करा उनमें से अभी फिलहाल इस डेटा पॉइंट के सबसे पास ये ब्लू वाला है, तो मैं इस डेटा पॉइंट को भी क्लासिफाई कर दूंगा एज ब्लू। अब ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसके लिए वी हैव टू फॉर्मूलाज, यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड वी कैन से मैनहट्टन डिस्टेंस। अब इतना समझ आ गया। अब देखो, k nearest neighbor is the most widely used instance based learning model where a given query point the algorithm identify k nearest neighbor। अपना k nearest neighbor वी कैन से फाइंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, सिलेक्ट अ वैल्यू फॉर k रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नेबर्स टू कंसीडर। तो k के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें कितने पास वाले नेबर्स को देखना है। ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूक्लिडियन डिस्टेंस। देन वी हैव मैनहट्टन डिस्टेंस, जहां पर स्क्वायर की जगह वी यूज मॉड्यूलस। एंड देन वी हैव मिन्कॉस्की डिस्टेंस, जिसका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है, एक्स आई माइनस वाई सब में होगा, यहाँ पर p एंड 1/p अपॉन फ्रैक्शन हो जाता है। एंड इस तरीके से वी फाइंड द नियरेस्ट नेबर्स एंड उस बेसिस पे अपने डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है क्लासिफिकेशंस और रिग्रेशंस में। के की वैल्यू कैसे सिलेक्ट करनी है, यानी कि कितनी क्लासेस का डिस्टेंस निकाल के उसके बेसिस पे लेवल को देखना है, ये हम देख सकते हैं। अगर तुमने के की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल ली तो भी वीकेंड से गड़बड़ हो सकती है, बहुत ज्यादा नॉइज सेंसिटिव हो सकता है डेटा, और लार्ज के की वैल्यू ले तो भी दिक्कत हो सकती है। तो यू नीड टू सिलेक्ट के वेरी वाइजली। ना के एंड की एडवांटेज के क्या है, तुम अपने डेटा को ट्रेन नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो भी तुमने मतलब नॉट ट्रेन वी कैन से अलग से कुछ प्रोग्राम नहीं कर रहे हो, जो भी ट्रेनिंग के टाइम पर डेटा था वो उसको डायरेक्ट याद कर रहा है। इट इज वेरी ऑल्सो वेरी सिंपल, वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट वन। ठीक है, एंड चैलेंजेस क्या है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट अगेन इसका भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज एवरी टाइम यू नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पर यू नीड टू it is very important that your model have a memory to store all the training data inside it, so memory requirement एंड ऑल्सो डायमेंशनैलिटी की भी दिक्कत है। अगर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे तो तो डिस्टेंसेस भी चेंज होने लगेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। अब केएनएन जो वर्क करता है वो तुम्हारा रिकमेंडेशन सिस्टम्स, अगर तुम्हें कुछ रिकमेंड करना है उसमें यूजफुल होता है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में एंड एनोमली डिटेक्शन में बहुत ज्यादा वी कैन से यूज होता है। ओके, नाउ वी आर
एट द लास्ट टॉपिक विच इज सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो मैंने इनिशियली भी बताई। सपोर्ट वेक्टर मशीन में यू हैव सम डेटा पॉइंट्स और योर मेन एम इज टू सेपरेट द डेटा पॉइंट्स, एंड फॉर दैट यू जस्ट क्रिएट अ लाइन जिसको तुम पॉजिटिव हाइपर प्लेन, इसको तुम वी कैन से ये तुम्हारा हाइपर प्लेन होता है। तुम्हारा मेन गोल होता है कि तुम मैक्सिमम मार्जिन छोड़ो पॉइंट्स के बीच में, मतलब मैक्सिमम जितना सेपरेट हो सकता है वो करो। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में यूज होता है। ठीक है। अब की कंसेप्ट क्या है इसमें? हाइपर प्लेन है। हाइपर प्लेन का गोल क्या है कि दोनों पॉइंट्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर सपोर्ट वी कैन से तुम तुम्हें सेपरेट करना है, और तुम्हें इस तरीके से सेपरेट करना है कि तुम्हारा जो भी मार्जिन हो वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम दोनों के बीच में डिस्टेंस हो। ठीक है। अब यू कैन डू लीनियर क्लासिफिकेशन और नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन, यानी कि when you are using a straight line for separating the points like this, when you are using the straight line to separating the classes, तो इसको हम लीनियर बोलते हैं। अब सपोज तुम्हारा डेटा कुछ इस तरीके से, इधर यू हैव रेड डेटा पॉइंट्स एंड इधर यू हैव येलो डेटा पॉइंट्स, एंड नाउ योर डेटा इज सपोर्ट वी कैन से सेपरेटेड। अब इस केस में तुम कुछ इस तरीके से हाइपर प्लेन यूज कर रहे हो और फिर सेपरेट करो, मतलब यू आर यूजिंग समथिंग सम डिफरेंट हाइपर प्लेन विच इज नॉट लीनियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल्स बोलते हैं। तो एसवीएम के अंदर वी यूज कर्नल्स, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं? हायर वी कैन से हायर डायमेंशंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं डेटा पॉइंट्स को, प्लेन्स को, एंड देन वी कैन देन लेटर सेपरेट दैट। ओके। नाउ यहाँ पर हमारा मेन एम होता है कि हाउ वी कैन फाइंड अ ऑप्टिमल हाइपर प्लेन जो कि बेस्ट सेपरेट कर पाए डेटा पॉइंट्स को। तो दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड अ ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट मार्जिन सपोर्ट वेक्टर मशीन का वी कैन से जिक्र होता है। अभी सॉफ्ट मार्जिन सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है? सपोज तुम्हारे पास कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स है, ऐसे डेटा पॉइंट्स है, एंड देन यू हैव दिस रेड डॉट्स, दिस रेड क्यों नहीं हुआ? एक सेकेंड। here you have some red data points, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम्हें अगर सपोर्ट वी कैन से तुम्हें अगर इन्हें सेपरेट करना होता तुम इधर से एक हाइपर प्लेन खींचते और ये सब सेपरेट हो जाता, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? इधर यहाँ पर एक येलो डॉट रह रहा है, यानी कि एक पुराने क्लास का नॉइज हमारे पास रह रही है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम बहुत ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं बोलते कि एकदम स्ट्रिक्टली ही ऐसा हो कि कोई भी दूसरी क्लास का कोई भी डेटा पॉइंट ना हो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि थोड़ा बहुत अगर दूसरी क्लास का डेटा पॉइंट रह गया है तो चलेगा। तो इसको सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम बोलते हैं। व्हेन द डेटा इज नॉट परफेक्टली सेपरेबल, सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम अलाउज सम मिसक्लासिफिकेशन by introducing a slack variable, and this lets the model handle noisy or overlapping data sets and providing a trade-off between maximizing the margin and minimizing classification error. Okay, आई होप यू गेट इट। नाउ वी हैव सम कर्नल्स। अब कर्नल्स क्या होता है कि हमने देखा कि ओके यहाँ पर ना लीनियर वी कैन से अभी जो जगह है, यहाँ पर हम ऐसा कोई हाइपर प्लेन नहीं बना सकते जो लीनियरली सेपरेट कर पाए डेटा को। सो वी हैव अ कर्नल फंक्शन दैट कंप्लीटली चेंजेस द ग्राउंड, वी कैन से convert the ground, and उसके बाद we can able to linearly separate the data. So when the data is not linearly separable, एसवीएम एक कर्नल फंक्शन एम्प्लॉय करता है जिसकी मदद से हम पूरे डेटा को हायर डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इट बिकम्स लीनियरली सेपरेबल। ओके। नाउ you have different types of kernels like linear kernel, polynomial kernel, radial based function kernel, and sigmoid kernels. And linear kernel is like when you do some conversions and your data become linearly separable. polynomial kernel क्या होता है? ये complex relationships को handle करने के लिए use होता है। then we have radial based function kernel, a popular choice for non linear problems, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बिल्कुल ही तुम linearly convert कर ही नहीं पा रहे हो तो हम use करते हैं radial basis function kernels का। and then we have a sigmoid kernel that is similar to your neural network. Okay, now these are your applications of we can say advantages of support vector machine। यहाँ पर तुम ओवरफिटिंग्स नहीं कर पाते, कर्नल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, और हाई डायमेंशनल स्पेसेस के अंदर भी इट इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज वी कैन हैंडल दैट एंड हैंडल क्लासिफिकेशंस वेरी वेल। ठीक है। चैलेंजेस क्या है? राइट कर्नल सिलेक्ट करना इज अ प्रॉब्लम, कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स है, एंड इंटरप्रेटेबिलिटी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो
अब हम आते हैं लास्ट विच इज एप्लीकेशन ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन हमें हेल्प करती है वी कैन से इमेज रिकॉग्नाइजेशन में, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, जहां पर तुम्हें किसी चीज के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना है, एनालाइज करना है, उन सब चीजों में। तो एप्लीकेशन इन सब की जितनी भी तुमने देखेंगे यूजुअली क्लासिफिकेशन के लिए ही होती है। ये सारी एप्लीकेशन होती है और इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने तुम्हारी यूनिट 1 खत्म करवा दी। अब एक बार तुम्हें सिलेबस दिखा देती हूँ, मैं नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, और शेयर कर देना वीडियोस को। वैसे तो करते नहीं हो तुम, मैंने 1000 बार बोला पर नहीं कर रहे हो, क्या ही कर सकती हूँ अब मैं तुम्हें एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ सो दैट यू गेट अ बेसिक आइडिया कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो दिस इज योर सिलेबस। इंडक्शन एल्गोरिथम हमने देख लिया, रूल इंडक्शन क्या होता है पढ़ लिया, डिसीजन ट्री पढ़ लिया, बेसिन मेथड देख लिया, नेव बेस्ड क्लासिफायर देख लिया, नेव बेस्ड इंडक्शन भी देख लिया, करेक्शन टू द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशंस क्या होते हैं वो देख लिया, लाप्लास करेक्शन देखा, नो मैच प्रॉब्लम क्या होती है देखा, बेसिन के अलग अलग मेथड्स देखे, इंडक्शन के देन डिफरेंट मेथड्स देखे, न्यूरल नेटवर्क पढ़ा, जेनेटिक एल्गोरिथम पढ़ा, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन देख लिया। सो दिस इज हाउ योर होल सिलेबस गॉट कंप्लीटेड। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारी यूनिट 1 खत्म हो चुकी है एंड आई होप यू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स। बाकी नोट्स में दे दूंगी, उनसे पढ़ लेना, 2-3 नोट्स और भेज दूंगी सो यू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन मोर डिटेल। आई होप you like the video. If you do, so don't forget to subscribe channel and thank you for watching.